क्या सवाल था पंडित जी? युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप परम पूज्य गुरु जी की जय। अभी सवाल जो आपका सेशन चल रहा था, पंडित जी ने काफी अच्छे तरीके से आप सभी को समझाए हैं। और मैंने भी पहले से बोला हुआ है, जो भी आपके मन में प्रश्न होंगे आप नोट करके रखिए। और कुछ दिन ऐसा भी रहेगा जिसमें आपका सवालों का जवाब हम लोग देंगे। कई बार मोबाइल फोन में आप व्हाट्सएप में प्रश्न करते हैं, बताने में डिले हो जाते हैं। जैसे आज मैं फुर्सत हुआ हूँ तो कम से कम 4-5 प्रश्न का जवाब दिया हूँ डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत। तो कई बार पंडित जी आपको आंसर बता देंगे, है ना। मैं फ्री हुआ तो मैं पूरा आपको बताने का प्रयास करूंगा। और अभी का जो सेशन है वह है अस्थि रोग से संबंधित बीमारियां और उनके न्यूरोथेरेपी उपचार, भाग 5। आपने अभी तक के अस्थि रोग के अंतर्गत डिजनरेशंस है, ऑस्टियोफाइट्स है ना, फ्यूजन, और इनके बाद सेक्रलाइजेशन, लंबराइजेशन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां, अस्थि रोग से संबंधित बीमारियां। और आज हम जो समझेंगे, आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल भी होंगे उस बीमारी से रिलेटेड तो आप कर सकते हो, है ना। और बहुत सारे मेडिकल टर्म हैं आपको, डॉक्टर सुधा बिंदु जी ने भी बताए थे कि स्पाइन से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, स्केलेटल से रिलेटेड काफी सारे मेडिकल टर्म्स है। तो उसी टर्म को एक एक करके हम लोग अभी आपके सामने ला रहे हैं। और उनको थोड़ा विस्तृत रूप से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके माइंड में वो सेट हो जाए। और मैं यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहा था और अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये समझ लीजिए कि आप एक रेडियो सुन रहे हो। टीवी में आपको डिस्प्ले दिखता है मगर देख करके भी आप भूल जाते हो। मगर रेडियो में सुना हुआ शब्द लाइफ टाइम याद रहता है। अगर आप लोग कोई 40-50 साल 60 साल के कोई होंगे और वो जब काम करते थे तो रेडियो सुन करके ही वो अपना काम करते थे। और रेडियो सुन करके ही वो कई सारे गाने याद कर लेते थे, न्यूज को याद कर लेते थे, कई सारे टॉपिक को याद कर लेते थे रेडियो सुन करके। तो यही समझ लीजिए कि आप सिर्फ, है ना, वाणी के माध्यम से नॉलेज लेकर के अपने माइंड को बढ़ाने का प्रयास करें। और रियल बात है, कई बार हम लोग देखे हुए चीज को तत्काल भूल जाते हैं, 2 मिनट बाद जब पूछते हैं तो भूल जाते हैं, मगर सुने हुए चीज हमेशा याद रहते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और आप बोलेंगे कि उसको पावर पॉइंट में प्रेजेंट करें, तो मैं नेक्स्ट टाइम इन सभी टॉपिक के लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी तैयार करूंगा जिसके माध्यम से आपको और रिवीजन करने का मौका मिल जाए। ठीक है। तो ये स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां में आपने डिजेनरेशन, ऑस्टियोफाइट्स पर ग्लोमेरुलाइजेशन, सेक्रलाइजेशन, है ना, इनके बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज एक कड़ी और आगे बढ़ाते हैं और वो है ऑस्टियोमलेशिया। नाम सुने हैं ऑस्टियोमलेशिया? ऑस्टियोमलेशिया। और ये ज्यादातर मेरे पास भी पेशेंट बहुत सारे आए हैं जिनमें कई सारे लोगों की जो एमआरआई रिपोर्ट है ना, सीटी स्कैन है, इसमें लिखा रहता है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, कई सारे बच्चे के रिपोर्ट में लिखा रहता है। और मैं इसके बारे में पहले बताया हुआ है, पहले सेकंड या थर्ड लेक्चर में बताया हुआ है, स्केलेटल सिस्टम के रिलेटेड बताया था। पंडित जी बताया था ना, न्यूरो मलेशिया क्या होता है, ल्यूको मलेशिया क्या होता है। ल्यूको मलेशिया बताया था ना, ब्रेन का सॉफ्टनेस, जब ब्रेन नरम मुलायम हो जाता है, लचीला हो जाता है, जिसे ल्यूको मलेशिया कहते हैं। उसी प्रकार मैंने हड्डी के बारे में वहीं पर बता दिया था, अगर हड्डियां नरम हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, लचीलापन उनमें ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियो मलेशिया। आप सब ले जाकर ना, मलेशिया जो विदेश है ना, दो देश का नाम है ना, उनका मतलब है वो वहां के लोग ज्यादा नरम है, यही समझ करके आप माइंड में सेट कर लेना। ज्यादा पोलाइटनेस, ज्यादा लचकदार, काफी नरम, सॉफ्टनेस, है ना। तो ये सॉफ्टनेस को ही हम लोग मलेशिया के नाम से जानते हैं, एक तरह से याद रखने के, है ना, दृष्टिकोण से। तो इसी के बारे में समझेंगे कि ये आस्टो मलेशिया क्या है और इनके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, इनके होने के क्या क्या कारण है। और आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि हड्डी जो है नरम क्यों हुआ। दिल्ली तो से है आपको ये भी बताया गया था कि हड्डी जो है, आश्रम आने के लिए। हड्डी जो है वो नरम क्यों हुआ।
हड्डी किस चीज से बना हुआ है आप लोगों को बता चुके हैं। और हड्डी को जो चीज बनने के लिए जरूरी फैक्टर है, जरूरी एलिमेंट्स है, जरूरी मिनरल्स है, अगर उनमें से कोई कमी हो जाए तो ही वो हड्डियां नरम हो जाते हैं। तो ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है जिनके बारे में अभी समझेंगे। ऑस्टियोमलेशिया क्या है, इनके होने के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, ऑस्टियोमलेशिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं। साथ में देखेंगे कि ऑस्टियोमलेशिया से हम कैसे बच सकते हैं या कैसे रोगी को बचा सकते हैं, है ना। और इनमें क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, अगर किसी भी रोगी को अगर ऑस्टियोमलेशिया या हड्डियां नरम हो जाते हैं तो क्या क्या उनको तकलीफें बढ़ सकते हैं। ऑस्टियो मलेशिया के लिए क्या क्या मेडिकल टेस्ट कर सकते हैं। साथ में ऑस्टियो मलेशिया के लिए हम लोग क्या क्या रोगी से सवाल कर सकते हैं, क्या क्या सवाल कर सकते हैं, कुछ सवाल जवाब है। और साथ में देखेंगे न्यूरोथेरेपी में ऑस्टियो मलेशिया के लिए क्या क्या न्यूरोथेरेपी उपचार है कारण के आधार पर। ठीक है, कारण के आधार पर क्या क्या ट्रीटमेंट है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑस्टियो मलेशिया क्या है। तो आपको अभी मैंने बताया कि हड्डियों का नरम या मुलायम होना। ठीक है, क्या होता है, जब हड्डियां चाहे बच्चे का हो चाहे बुजुर्गों को चाहे किसी भी उम्र में, अगर हड्डियां अपने सामान्य स्तर से अगर नरम हो जाता है, मुलायम हो जाता है या सॉफ्टनेस हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग ऑस्टियो मलेशिया के नाम से जानते हैं। और मलेशिया की स्पेलिंग आप लोग समझ लेना, कहीं पर भी मेडिकल टर्म में जो मलेशिया शब्द आएगा उनमें MALACIA, मलेशिया। चाहे ब्रेन का हो, चाहे हड्डी का हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनल्स का हो, ठीक है, मसल्स का हो। तो ऑस्टियो मलेशिया का मतलब हड्डियों का नरम या मुलायम या सॉफ्टनेस होने के कंडीशन को ऑस्टियो मलेशिया कहते हैं। और ये क्या होता है, एक क्या होता है, ये मेटाबॉलिक की बीमारी है। क्या है, मेटाबॉलिज्म से संबंधित बीमारी है। मेटाबॉलिज्म का मतलब समझ गए, चयापचय की बीमारी है। और ये चयापचय किस चीज का है, हमारे कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम का चयापचय प्रॉपर नहीं होने की वजह से हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी से कैल्शियम के एब्जॉर्ब पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता। ठीक है, हड्डी किस चीज से बना हुआ है, ज्यादातर कैल्शियम से। मगर कैल्शियम हमारे शरीर में कहाँ से आएगा, जब हमें हमारे शरीर में विटामिन डी एब्जॉर्ब होगा, विटामिन डी ब्लड में जाएगा, विटामिन डी ब्लड से होते हुए लीवर में जाएगा, और लीवर में वो प्रोसेस होगा, फिर लीवर से फिर ब्लड में आएगा। ब्लड में जब आएगा तो पैराथायराइड का जो हार्मोन PTH हार्मोन के साथ मिलेगा, फिर ये मिल करके किडनी में जाएगा, और किडनी में फिर बनेगा 125 DCC हार्मोन, है ना। तो ये 125 DCC हार्मोन किडनी में बन करके फिर ब्लड में आएगा, और ब्लड में आकर के किडनी और इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा। तब ये कैल्शियम ब्लड में आएगा, और ब्लड के माध्यम से फिर इनको कैल्सिटोनिन जो हार्मोन होता है ना, वो हड्डियों तक पहुंचाएगा, और हड्डियों में पहुंचा करके फिर बोन जो सेल है, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट जो है, हड्डियों को बनाने का काम करेगा। ठीक है, तब जाकर के एक प्रॉपर हड्डी का प्रोडक्शन या निर्माण होता है। अब ये जो ऑस्टियोमलेशिया है, ये क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, चयापचय से संबंधित बीमारी है, जिनमें मुख्य रूप से विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, कैल्शियम का एब्जॉर्बेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, कैल्शियम का अवशोषण प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम की कमी होंगे तो हड्डियों में भी कैल्शियम की कमी होंगे। ठीक है, और जब हड्डियों को प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम नहीं मिलेगा तो हड्डियां नरम मुलायम हो जाता है, लचीला हो जाता है, सॉफ्टनेस हो जाता है। तो उसी स्थिति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ऑस्टियोमलेशिया को और हिंदी में क्या बोलेंगे, सॉफ्टनेस, मृदु, मृदु यानी सॉफ्ट, मृदुता। अस्थि, क्या बोलते हैं, अस्थि यानी कि अस्थियों का मतलब हड्डी, मृदुता यानी कि मलेशिया यानी कि नरम होना, सॉफ्टनेस। ठीक है, तो कई बार हिंदी में लिखा रहेगा कहीं पर भी अस्थि मृदु, तो समझ जाना कि ये ऑस्टियो मलेशिया का नाम है। तो ये कैल्शियम हड्डियों को कठोर और मजबूत बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। कैल्शियम क्या करते हैं, हड्डियों को क्या करते हैं, कठोर बनाते हैं, मजबूत बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। और इसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर और मुलायम होने लगते हैं।
ठीक है। तो कैल्शियम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जितना अगर कैल्शियम हमारे शरीर में नॉर्मल रेंज में होना चाहिए उतना रहना चाहिए। अगर कैल्शियम अगर ब्लड में कम होता जाएगा तो हड्डियों को मिलने वाले कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां नरम मुलायम लचकदार या सॉफ्टनेस हो जाएगा, कमजोर होता जाएगा और मुलायम हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे शरीर में हड्डियां कई जगह नरम या मुलायम हो सकते हैं। कितने जगह हो सकते हैं? कई अलग अलग जगह पर मुलायम हो सकते हैं। जैसे आपने देखे होंगे जब बच्चा पैदा होता है तो अपने जो शिशु होते हैं ना बच्चा, उनके सिर को छू कर देखे हो कितना एकदम नरम रहता है। आप लोग देखना कोई बच्चा पैदा होता है ना तो 1 साल के बच्चे का भी आप सिर को छुएंगे ना, ये जो खोपड़ी है ना कितना नरम मुलायम रहता है, इतना लचीला रहता है। ऐसा लगता है जैसे कोई रबर का गेंद को आप दबा रहे हो, इतना लचीला रहता है कई सारे बच्चे का। ठीक है। तो हमारे शरीर में जो हड्डी है ना कई जगह नरम मुलायम हो सकता है। छोटे बच्चे में खोपड़ी नरम हो जाता है। कई लोग का जो छोटे बच्चे लोग होते हैं ना उनका जो चेस्ट जो बोन होता है ना ये ऊपर उड़ जाता है। ये जो चेस्ट बोन स्टर्नम जो होता है ना ये ऊपर उड़ जाता है, ये भी तो नरम ही है ना। कई लोग का जो पैर है वो धनुष के आकार का हो जाता है, देखिए ना, बेंड हो जाता है। तो ये भी तो नरम ही है ना, नरम होने की वजह से ही तो बेंड हो रहा है, टेढ़ापन आ रहा है। ठीक है। और ये जो आपने एस के आकार के स्coliosis देखे हो, पीठ की हड्डी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो टेढ़ा हो जाता है, ये भी तो नरम हो गया है ना। अगर कठोर हड्डी रहता तो अपने प्रॉपर शेप में प्रॉपर जगह में स्थिर रहता, मगर जब हड्डियां नरम होंगे तभी उनका शेप टेढ़ा होगा, कर्व होगा, बेंड होगा, चाहे वी शेप होगा, चाहे ए शेप होगा, चाहे कोई भी सामने की तरफ उभार आएगा, कॉन्वेक्स हो सकता है चाहे कॉन्केव हो सकता है। ठीक है। तो ये जो हमारे शरीर में जो हड्डियां कई अलग अलग जगह नरम मुलायम हो जाता है, और इनके वजह से जब हड्डियां नरम मुलायम हो जाता है तो इसके वजह से कई अलग अलग बीमारियां के नाम से उनको जाने जाते हैं। अलग अलग जगह के प्रॉब्लम को अलग अलग नाम से जाना जाता है, समझ गए। और इन सब प्रॉब्लम को एक साथ अगर बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्टियोमलेशिया एक नाम। मगर ऑस्टियोमलेशिया के अंतर्गत कई सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि खोपड़ी का नरम होना, चेस्ट का बाहर निकलना जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पिजन चेस्ट। क्या बोलते हैं? कबूतर देखे ना, कबूतर का छाती बाहर निकला हुआ रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पिजन चेस्ट के जैसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चे का छाती बाहर उभरा हुआ रहता है, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकेट्स। ठीक है। पिजन चेस्ट बोलिए चाहे रिकेट्स बोलिए एक ही है। ठीक है। तो ये जो हड्डियां कई जगह पर नरम मुलायम हो सकते हैं। पैर का हड्डियां धनुष के कारक हो गया, कई बार कलाइयां हाथ भी बेंड हो जाता है कई लोग का। ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना। तो ये विटामिन डी और कैल्शियम फास्फेट की कमी की वजह से हड्डियों का चयापचय की कमी के कारण ये प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है। क्या क्या? विटामिन डी, कैल्शियम या कैल्शियम फास्फेट की कमी से हड्डियों का चयापचय क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है, ऑस्टियोमलेशिया का प्रॉब्लम आता है। और ये विटामिन डी की कमी किसके वजह से हो सकता है? विटामिन डी किन किन कारणों से कमी हो सकता है? तो आपको मालूम है विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सनरेज, सूर्य का प्रकाश। ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश में सबसे ज्यादा विटामिन डी होते हैं, जिसे हमारी स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजा जाता है। तो धूप की कमी की वजह से विटामिन डी की कमी होगी, तो धूप की कमी की वजह से विटामिन डी की कमी होगी। साथ में हमारा जो खान पान है अगर अच्छा नहीं रहेगा, हम खराब से खराब चीजें खाएंगे और अच्छी चीजें नहीं खाएंगे। ठीक है। जैसे विटामिन डी की कमी, सूर्य के प्रकाश के अलावा आप विटामिन डी से रिलेटेड अगर कोई भी भोजन नहीं करेंगे तो भी हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकता है। और लंबे समय तक जो लोग घर के अंदर बैठे रहते हैं, घर में बैठे छायादार जगह में काम करते रहते हैं, वो बाहर निकलने ही पसंद नहीं करते, घर से बाहर नहीं निकलते, धूप में निकलने ही पसंद नहीं करते। अगर निकलेंगे ना तो या तो छाता लेके निकलेंगे या तो पूरे शरीर को कपड़े से ढक कर निकलते हैं। तो ऐसे लोगों के शरीर में सूर्य से मिलने वाला जो सोर्स है विटामिन डी उनका एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और उसी विटामिन डी की कमी से उन लोगों में जिनके शरीर पर विटामिन डी की कमी हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे लोग जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी होते हैं, इनमें क्या क्या हो सकता है?
हड्डियां कमजोर और हड्डियां नरम मुलायम हो सकते हैं। तो विटामिन डी किनकी कमी से हो सकता है? सूर्य के प्रकाश की कमी से, भोजन, अच्छा भोजन नहीं करने की वजह से, और ज्यादा समय तक छाया वाला जगह में या घर के अंदर रहने वाले लोगों में ये विटामिन डी की कमी हो सकता है। ठीक है। अब इनके अलावा ऑस्टियोमलेशिया होने का कारण पहला विटामिन डी की कमी, दूसरा क्या हो सकता है? कैल्शियम की कमी, कैल्शियम या कैल्शियम फास्फेट की कमी। तो कैल्शियम या कैल्शियम फास्फेट की कमी किसी भी रोगी में कौन सा अवस्था में हो सकता है, किस वजह से हो सकता है? तो सबसे पहली, वो जो खाना है, कैल्शियम वाला जो खाना होता है ना, अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो कैल्शियम वाली चीजें ना ले तो शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकता है, एक। दूसरा, या उस व्यक्ति में 125 डीसीसी हार्मोन की कमी हो सकता है। 125 डीसीसी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। अगर वही हार्मोन ही नहीं बनेगा तो आप कितने अच्छे भी कैल्शियम भी खाओगे ना, तो वो संडास के द्वारा बाहर निकल जाएगा या यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा, और अनचाहे जगह में ये कैल्शियम स्टोन के रूप में जमना चालू हो जाएगा, क्लाउड के रूप में जमना चालू हो जाएगा। ठीक है। ये नहीं देखना कि कैल्शियम बहुत अच्छा चीज है। कैल्शियम तभी अच्छा है जब उनको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने वाला फैक्टर अच्छा काम कर रहा है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने वाला फैक्टर अच्छा काम कर रहा है, तब जाकर के कैल्शियम अपना प्रॉपर वर्क सही जगह पर करेगा। ठीक है। अब अगर कैल्शियम आपने खाया और विटामिन डी नहीं बना, विटामिन डी शरीर को नहीं मिलने से 125 डीसीसी नहीं बना, और 125 डीसीसी नहीं बनेगा किडनी में, तो वो जो कैल्शियम अतिरिक्त के माध्यम से अंदाज से बाहर निकल जाएगा। तो उस वक्त का क्या चाहिए? इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी चाहिए, सॉरी, विटामिन डी के साथ 125 डीसीसी चाहिए, और 125 डीसीसी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके ब्लड में डालेगा, और ब्लड से फिर वो कैल्शियम हड्डियों तक जाएगा। ठीक है। तब जाकर के हड्डियां मजबूत बनेगा, कठोर बनेगा, स्ट्रेंथ बनेगा। ठीक है। और साथ में क्या होगा, ये जो कैल्शियम है जो हमारे इंटेस्टाइन में ही जाएगा ना, खाने के माध्यम से जो कैल्शियम हम लोग ले रहे हैं वो खाने के माध्यम से इंटेस्टाइन में जाएगा, और इंटेस्टाइन से ही वो एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाएगा। 125 डीसीसी एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो कैल्शियम जब इंटेस्टाइन में है तो उनके एब्जॉर्ब करने के लिए 125 डीसीसी मौजूद है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब 125 डीसीसी भी है और कैल्शियम भी इंटेस्टाइन में है, ये तो ठीक है। मगर कभी कभी क्या होता है, कई लोगों में इंटेस्टाइन की बीमारी होते हैं, इंटेस्टाइन अतिरिक्त की बीमारी होते हैं। ठीक है। और इंटेस्टाइन के कौन कौन सी बीमारी हो सकते हैं? इंटेस्टाइन में सूजन हो सकते हैं, एक से कई जगह सूजन हो सकते हैं। और बड़ी आंत में जब एक से ज्यादा जगह पर जब सूजन आ जाते हैं, तब ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलियाक रोग के नाम से जानते हैं, या क्रोन डिजीज के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोन डिजीज। ठीक है। तो क्रोन डिजीज का मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में सूजन आ जाना, और उसी की वजह से कई लोगों के संडास में ब्लड भी आता है। ठीक है ना, मोशन में संडास जो आता है ना, तो इंटेस्टाइन में इंफ्लेमेशन की वजह से अल्सर पड़ जाते हैं, अल्सर की वजह से ब्लीडिंग आते हैं। तो ये जो इंटेस्टाइन के जो कुछ बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कई बार कैल्शियम के एब्जॉर्बेशन 125 डीसीसी हार्मोन के द्वारा नहीं हो पाता, और फिर ब्लड में कैल्शियम की कमी होने से हड्डियों तक प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंचने से हड्डियां कमजोर व मुलायम हो जाता है। ठीक है। तो एक फैक्टर ये हो गया इंटेस्टाइन की बीमारियां। अब दूसरा बीमारियां क्या हो सकता है? किडनी की बीमारियां। अब किडनी क्या है? अब जो ब्लड में कैल्शियम है तो वो तो किडनी में भी जाएगा, और किडनी में जो कैल्शियम जाएगा उनको भी कौन एब्जॉर्ब करेगा? 125 डीसीसी हार्मोन एब्जॉर्ब करेगा। तो कैल्शियम के एब्जॉर्ब करने वाला हार्मोन का क्या नाम है? 125 डीसीसी हार्मोन। चाहे किडनी का कैल्शियम हो चाहे इंटेस्टाइन के कैल्शियम हो, उन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके ब्लड में डालने का काम 125 डीसीसी का होता है। अब अगर किडनी की बीमारी हो, तो किडनी की बीमारी होगा तो क्या होगा? जो एब्जॉर्बेशन प्रॉपर होना चाहिए 125 डीसीसी के माध्यम से कैल्शियम और फास्फेट दोनों का, ठीक है, तो कैल्शियम फास्फेट का एब्जॉर्बेशन
125 DCC के माध्यम से अगर प्रॉपर नहीं होगा तो वो कैल्शियम यूरिन के थ्रू बाहर आता जाएगा, फास्फेट भी बाहर आएगा, कैल्शियम भी बाहर आएगा, तब जा करके शरीर में कैल्शियम की भी कमी हो सकता है। ठीक है। अब इसके अलावा अभी एक और बताइए, स्किन डिजीज, जिन रोगियों में अगर स्किन की प्रॉब्लम है, जो विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने वाला जो रिसीवर है स्किन में, अगर वही खराब हो जाए तो क्या वो विटामिन डी लीवर में पहुंचेगा? ब्लड के माध्यम से नहीं पहुंचेगा। ठीक है। तो एक तो स्किन रोग की वजह से भी कई लोगों में विटामिन डी की कमी हो जाएगा, और विटामिन डी की कमी से 125 डीसीसी हार्मोन नहीं बनेगा, और जब 125 डीसीसी हार्मोन नहीं बनेगा तो कैल्शियम के एब्जॉर्ब नहीं होगा, और कैल्शियम के एब्जॉर्ब ठीक से नहीं होगा तो हड्डियों को कैल्शियम नहीं मिलने से हड्डियां कमजोर और मुलायम हो सकता है। ठीक है। तो क्या हो सकता है? स्किन की प्रॉब्लम। एक और, लीवर की बीमारी। ठीक है, लीवर की बीमारी, अगर लीवर का ही बीमारी है, लीवर में मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है, तो लीवर क्या करता है? जो सूर्य से एब्जॉर्ब किए हुए विटामिन डी स्किन में आता है, स्किन से ब्लड में जाता है, ब्लड से फिर लीवर में जाता है, विटामिन डी कहाँ जाएगा? लीवर में। तो विटामिन डी को एक्टिव करने का काम कौन करेगा? लीवर करेगा। ठीक है। तो लीवर क्या करेगा? विटामिन डी को एक्टिव करके किस में बदल देगा? 25 HCC हार्मोन। क्या? 25 HCC, 25 हाइड्रोकोल कैल्सीफेरॉल, ये नाम है। 25 हाइड्रोकोल कैल्सीफेरॉल, ये विटामिन डी को 25 HCC में कौन बदलता है? लीवर बदलेगा। फिर ये 25 HCC हार्मोन जब बनता है ना लीवर में, तो ये लीवर से ब्लड में फिर छोड़ दिया जाएगा, फिर लीवर से ब्लड में छोड़ेगा तो ब्लड में उनको पैराथार्मोन मिलेगा। पैराथार्मोन कहाँ से बनता है? पैराथायराइड हार्मोन में। वो जो पैराथार्मोन जो है ना, 25 HCC हार्मोन को फिर किस में बदल देगा? 125 HCC में बदल देता है। इसमें 125 HCC में बदलेगा। फिर 125 HCC फिर ब्लड में है, और ब्लड से जब किडनी में जाता है तो किडनी के द्वारा 125 HCC में जो पानी होता है ना, पानी को पेशाब के रूप में बाहर निकाल देगा, तो इसमें से पानी बाहर निकल जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? 125 डिहाइड्रो कोल कैल्सीफेरॉल। डिहाइड्रो का मतलब जिसमें पानी नहीं है। ठीक है, ये याद रखना, डिहाइड्रो का मतलब जिसमें पानी नहीं है, हाइड्रो का मतलब पानी वाला, ये आप लोग समझ लेना। तो हाइड्रो का मतलब पानी वाला हार्मोन, और डिहाइड्रो यानी बिना पानी वाला हार्मोन। ये आप लोग समझ लेना, सामान्य मेडिकल टर्म है, और आप लोग को ये छोटी छोटी बातें माइंड में सेट रखना है। यहाँ तो बहुत ज्यादा समझदार लोग बैठे हैं, मगर कई लोग ऐसे भी हैं जिनको पहली बार जुड़ने का मौका मिला है साइंस से, तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, इतना कठिन कठिन वर्ड। ठीक है। तो उनको जैसे भी करके नोट डाउन करना है, और उस चीज का रिवीजन करते रहना है, ताकि वो माइंड में सेट हो जाए। ठीक है। अब इनके अलावा कौन कौन सी बीमारी आ गया? इंटेस्टाइन की बीमारी, स्किन की बीमारी, लीवर की बीमारी की वजह से विटामिन डी का एब्जॉर्बेशन में गड़बड़ी आएगा, और विटामिन डी अगर कमी होगा तो 125 डीसीसी हार्मोन नहीं बनेगा। ठीक है। अब इनके अलावा क्या होगा? कई लोग इतना ज्यादा दवाइयां खाते हैं अकारण, प्रॉब्लम एक है मगर दवाइयां 6 6 खाते हैं, 3 3 डोज, 2 2 डोज, बीमारी एक है, और मेडिकल वाले उनको 5 5 6 6 प्रकार के दवाइयां दे देते हैं। तो दवाइयां का ओवरडोज हमारे शरीर के कई सारे सेल टिश्यू को डैमेज कर देते हैं, और जो पोर्स होते हैं ना, जो सेल्स है, मेम्ब्रेन से इनके पोर्स होते हैं ना, वो पोर्स भी ब्लॉक हो जाते हैं कैल्शियम के क्रिस्टल की वजह से, आर्टिफिशियल कैल्शियम। ठीक है। हम जो नेचुरल कैल्शियम लेते हैं ना, वो खाने के माध्यम से, फल फ्रूट के माध्यम से शरीर में जाते हैं, मगर जो आर्टिफिशियल जो कैल्शियम का टेबलेट खाते हो ना, उनका क्रिस्टल इतना बड़ा होता है कि वो कई बार ब्लड कैपिलरी में नहीं जा पाता, अनचाहे जगह में वो क्रिस्टल जमा होना चालू हो जाता है, इंटेस्टाइन के पोर्स को ब्लॉक करेगा, तो पचा हुआ खाना भी अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसलिए कई बार ज्यादा कैल्शियम खाने वाला लोगों को देखना, पेट एकदम दर्द, पेट भरा भरा टाइटनेस हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए कई बार ज्यादा दवाइयां खाने की वजह से भी क्या हो सकता है? विटामिन डी की, है ना, कमी से कैल्शियम जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ठीक है।
अब विटामिन डी क्या होगा, 125 डीसी में बनेगा, तो वो कैल्शियम की एब्जॉर्ब करेगा, मगर वो कैल्शियम तभी एब्जॉर्ब होगा जब पोर्स खुला रहेगा। ठीक है, पोर्स के माध्यम से ही तो कैपिलरी के माध्यम से एब्जॉर्ब होगा ना जी। अब अगर ब्लड कैपिलरी अगर ब्लॉक हो गया, क्रिस्टल अगर बड़ा बड़ा है आर्टिफिशियल मेडिसिन का, वो पोर्स ब्लॉक होने की वजह से 125 डिग्री कितना अच्छा बने, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिए। इसलिए कोई भी चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए पोर्स का छिद्र, जो छिद्र होते हैं ना, उनका ओपन होना जरूरी है, ताकि कोई भी चीज अंदर बाहर हो सके। ठीक है, आस्मो क्या बोलते हैं, इनमें जो अंदर बाहर आने के गुण को क्या बोलते हैं, हमारे सेल्स में जो रिसेप्टर होते हैं ना, वो रिसेप्टर क्या करता है, ब्लड कैपिलरी से कोई भी चीज को रिसीव करता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। उसी प्रकार 125 डीसीसी ब्लड में है, और ब्लड के जो पोर्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के जो पोर्स होते हैं ना, उससे आसानी से वो कोई भी कैल्शियम को रिसीव करके अंदर ले सकता है। और ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आस्मोपोरोसिस बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। अब ये जो प्रॉब्लम जो आ रहा है, विटामिन डी की कमी किसके वजह, विटामिन डी की वजह, विटामिन डी की कमी का कारण क्या है, कई सारी बीमारियां, इंटेस्टाइन की, लिवर की, स्किन का, किडनी की बीमारियां, ठीक है, और पैराथायराइड के बीमारियां, इन सब की वजह से 125 डीसीसी नहीं बनेगा, जिसकी वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से हड्डियों का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम का कमी जिन जिन जगह पर हड्डियों में हुआ है, हड्डियों में जिन जिन जगह पर कैल्शियम की कमी हुआ है, प्रॉपर एब्जॉर्बेशन नहीं होने की वजह से, तो ऐसे कंडीशन को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, और ये कौन कौन से नाम हो सकता है, जैसे कि बच्चे हैं, तो बच्चों में इसे क्या नाम जानते हैं, रिकेट्स के नाम से देखा जाता है। चेस्ट जो होता है ना, चेस्ट जो होता है वो सामने उभर कर आ जाते हैं, ये जो स्टर्नम होते हैं ना, वो सामने उभर करके आ जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीने के हड्डियों में जो उभार आता है, इसके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिजन चेस्ट या रिकेट्स के नाम से जानते हैं, याद रखना। दूसरा, पैरों का जो हड्डियां नरम मुलायम होकर के बो लेग बन जाता है, या धनुष के आकार का बन जाता है। जब धनुष के आकार के पैर के हड्डियां बन जाता है, तब उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, बो लेग, जो एक बीमारी का नाम है। ठीक है, हड्डियों में अलग अलग जगह नरम हो जाता है हड्डियां, तो उसे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो पहला, चेस्ट बोन सामने आ जाए तो रिकेट्स बोलते हैं। अगर पैर की हड्डियां नरम मुलायम होकर के धनुष के आकार के बन जाए, तब इसे बोलक कहते हैं। और यदि स्पाइन, रीढ़ की हड्डी अगर नरम मुलायम होकर के टेढ़ा हो जाए, तो एस के आकार बन जाता है, तो स्कोलियोसिस बोलेंगे। अगर कमर की हड्डी अंदर अंदर दब जाए, कमर की हड्डी अगर अंदर दब जाता है, तो उस स्थिति को क्या बोलेंगे, लॉर्डोसिस। क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ लॉर्डोसिस। आप लोगों ने एमआरआई सीटी स्कैन में देखे होंगे, लिखा रहता है ना, कमर का जो हड्डियां है ना, वो पेट की तरफ एकदम दब जाते हैं, धस जाते हैं। जब कमर का जो स्पाइन है पेट की तरफ ज्यादा धस जाएगा, तो उस कंडीशन को लॉर्डोसिस कहते हैं, जो हड्डियों के नरम होने की वजह से होता है। ठीक है, और हड्डियों के नरम होने के कंडीशन को क्या बोलेंगे, ऑस्टियोमलेशिया। ये कॉमन है। इनके अलावा पीठ का जो हड्डी है, पीठ का जो हड्डी, थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा है ना, वो ऊपर उभार आ जाता है, ऊपर उभार आ जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा कुबड़पन आ जाते हैं ना। हाँ, पीठ की हड्डियां थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाता है, यह भी हड्डी के नरम होने की वजह से आया है। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे, कैफोसिस। क्या बोलेंगे, कैफोसिस। याद रखना, पीठ की हड्डियां ऊपर उड़ जाता है, उसे कैफोसिस। कमर की हड्डियां पेट की तरफ अंदर धस जाए तो लॉर्डोसिस। और स्पाइन, पूरा स्पाइन बेंड हो जाता है, एस के आकार का हो जाता है, तब उसे स्कोलियोसिस। ये स्पाइन का प्रॉब्लम है। जब स्पाइन नरम मुलायम हो जाता है, तो इनके आकार में बदलाव आ जाता है, चेंजेस आ जाता है, और इनका अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, और इन सब कंडीशन को हम लोग एक भाषा में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ऑस्टियोमलेशिया। चाहे आप ट्रीटमेंट लॉर्डोसिस का दो, कैफोसिस का दो, चाहे स्क्लियोसिस का दो, चाहे पिजन चेस्ट का दो, एक ही ट्रीटमेंट होगा। रूट क्या है, ऑस्टियोमलेशिया। नाम अलग अलग जगह अलग अलग दिया हुआ है। अब आपको घबराना नहीं है,
ऑस्टियोमलेशिया समझे तो क्या, हड्डियों का नरम मुलायम होगा। किस कारण से हुआ, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से हुआ। विटामिन डी और कैल्शियम किसकी कमी की वजह से हुआ, इन चार अलग अलग ऑर्गन की बीमारी को देख लेना। आंतड़ी में बीमारी तो नहीं है, किडनी में बीमारी तो नहीं है, लीवर में बीमारी तो नहीं है, स्किन की बीमारी तो नहीं है। यही तो सवाल आपको पेशेंट से पूछना है और आप बीमारी को पकड़ लेंगे। ठीक है ना, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर आपने डिकोड कर लेना है कोई भी प्रॉब्लम को। ठीक है, तो ये कैफोसिस हो, लॉर्डोसिस हो, स्कोलियोसिस हो, ये सब क्या होता है, हड्डियों के नरम मुलायम होने की वजह से होने वाला प्रॉब्लम है, जिसे हम सामान्य भाषा में ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को ऑस्टियोमलेशिया होता है, हड्डियां नरम हो जाता है, हड्डियां मुलायम हो जाता है, तो उसके होने के क्या क्या कारण हैं। कारण मैं बता दिया हूं, फिर भी एक बार और रिवीजन कर देता हूं। सबसे पहली बात, शरीर में विटामिन डी की कमी ही शरीर में कैल्शियम की कमी होने का मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण क्या, शरीर में विटामिन डी की कमी ही, सबसे पहले विटामिन डी की कमी होगा। 125 डीसीसी तो बाद की बात है, पहले विटामिन डी मिलना चाहिए प्रिकर्सर के रूप में, विटामिन डी। और विटामिन डी के बाद उनको एक्टिव करेगा लीवर के द्वारा, फिर एक्टिव रूप ब्लड के माध्यम से फिर एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगा, किडनी में लास्ट में 125 डीसीसी बनेगा। यहाँ तक कि आपको कंडीशन मालूम हो गया है, विटामिन डी से 125 डीसीसी बनने तक का सफर। ठीक है, अब शरीर में विटामिन डी की कमी ही शरीर में कैल्शियम की कमी होने के मुख्य कारण होते हैं, क्योंकि विटामिन डी भोजन और सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला प्राकृतिक सोर्स है, नेचुरल सोर्स होते हैं। ठीक है, विटामिन विटामिन डी को हम लोग अगर विज्ञान की भाषा में, मेडिकल की भाषा में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, विटामिन डी थ्री। क्या बोलेंगे, विटामिन डी थ्री, यही बोलते हैं ना जी, टेबलेट में लिखा रहता है विटामिन डी थ्री। और इसे अगर और उनको थोड़ा लंबा नाम लिखा जाए तो विटामिन डी थ्री को क्या बोलते हैं, कोल कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं, कोल कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को मेडिकल भाषा में डी थ्री बोलते हैं, और डी थ्री को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल कैल्सीफेरॉल। याद रखना, कोल कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ से मिलता है, ये सूर्य के प्रकाश में या सनलाइट में, क्या सनलाइट में उपस्थित होकर के क्या होता है, ये विटामिन डी स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब होकर लीवर, पैराथायराइड और किडनी के सहयोग से किडनी में 125 डीसीसी हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, निर्माण करता है। इतना कॉमन बात समझ में आ गया है, हो गया रिवीजन। ठीक, और ये 125 डीसीसी हार्मोन ब्लड यानी रक्त में सर्कुलेट होते हुए या बहते हुए या संचरित होते हुए कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में जाएगा, या आंतों में पहुंच करके इंटेस्टाइन यानी आंतों से कैल्शियम का एब्जॉर्ब करता है, कैल्शियम को अवशोषण करता है, कैल्शियम को सोखता है। एब्जॉर्ब करना, अवशोषण करना, सोखना, एक ही भाषा है, एक ही मतलब है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो 125 डीसीसी किडनी से निकल के ब्लड में आएगा, और ब्लड से घूमते 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 इंटेस्टाइन में जाएगा, और इंटेस्टाइन में जो कैल्शियम है उस कैल्शियम को क्या करेगा, सोख लेगा, एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देगा। यह काम 125 डीसीसी का होता है। ठीक है, जिससे ब्लड में या रक्त में कैल्शियम की मात्रा क्या होता है, नियंत्रित रहता है, नियमित रूप से मेंटेन रहता है, रेगुलेट रहता है। ठीक है, तो 125 डीसीसी क्या करता है, ब्लड में या हड्डियों को जितना कैल्शियम की जरूरत है उतना वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करने का काम करता है। फिर भी अगर कैल्शियम ज्यादा है तो भी वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और भी ज्यादा है तो ज्यादा कैल्शियम संडास के द्वारा बाहर आएगा और ब्लड के माध्यम से किडनी में चला जाएगा, किडनी के थ्रू बाहर जाएगा। अगर किडनी के माध्यम से अगर कैल्शियम बाहर नहीं निकलेगा तो कैल्शियम ऑक्जिलेट बना करके किडनी स्टोन बनाने का काम करेगा। ठीक है, तो ज्यादा कैल्शियम होना भी क्या है, बहुत हानिकारक है। ज्यादा कैल्शियम होगा तो किडनी स्टोन बनेगा, गॉल स्टोन बनेगा, साथ में हड्डियां आपस में जुड़ना लग जाएगा, यह भी एक फैक्टर है। तो अति भी अच्छा नहीं है और कम भी अच्छा नहीं है, इसलिए कोई भी चीज को संतुलित होना चाहिए, बैलेंसिंग होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए। ठीक है, नियमित रूप से क्या होना चाहिए, बैलेंसिंग होना ज्यादा अच्छा है।
125 डीसीसी हार्मोन द्वारा एब्जॉर्ब किए गए जो कैल्शियम है, ठीक है, ब्लड में जो कैल्शियम है, वो कैल्शियम हड्डियों के कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? मान लीजिए 125 डीसीसी हार्मोन ने इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाला। अब ब्लड में कैल्शियम आ गया, ठीक है, ब्लड में कैल्शियम आ गया, तो उस कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने का काम किसका है? बताया था ना आपको, पिछले टॉपिक में बताया था, कितने लोगों को याद है? मैंने बताया था 125 डीसीसी सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा, मगर ब्लड से कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने का काम किसका है? उस ग्लैंड का नाम मैं बता देता हूं, थायराइड ग्लैंड में वो हार्मोन बनता है, ठीक है, कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन यार, ठीक है, बहुत अच्छा। जो कैल्सीटोनिन जो है ना, थायराइड ग्लैंड से निकल करके वो ब्लड में आएगा और ब्लड से कैल्शियम को उठा उठा करके हड्डियों में पहुंचाने का काम करेगा, जिससे हड्डियों को कैल्शियम मिलेगा। और फिर हड्डियों का जो सेल्स है ना, वो कैल्शियम को ठिकाने लगाएगा कि कहाँ पर कैल्शियम का मरम्मत करना है, कहाँ पर कम है तो वहां पर कैल्शियम को डालना है और कैसे आकार बनाना है, ये सब बोन सेल डिसाइड करता है। और बोन सेल के अंतर्गत ऑस्टियोसाइट, बताया था ना पिछले बार, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट। अगर ऑस्टियोसाइट अपना नॉर्मल काम कर रहा है तो कभी कभी ऑस्टियोब्लास्ट ज्यादा काम करने से हड्डिया का आकार बढ़ने लगता है, हड्डियों में अनचाहे कैल्शियम जमा होने लगते हैं, जिससे कई सारे का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है ना, बोन को बनाने का काम करता है। और अगर हड्डियों में अनावश्यक अनचाहे कैल्शियम अगर जमा हो रहा है, तो ऐसे चीजों को क्या करेगा? कम करने के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन सा सेल जिम्मेदार है? ऑस्टियोक्लास्ट। यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं ना, हड्डियों को शेप प्रदान करता है, बराबर रखने का काम करता है। अगर कैल्शियम ज्यादा हो रहा है तो ऑस्टियोब्लास्ट, कैल्शियम कम हो रहा है तो ऑस्टियोक्लास्ट, यानी कि दोनों क्या है, बैलेंसिंग करने का काम करता है, ना कम ना ज्यादा, बैलेंसिंग रहे हड्डियां। तो ये दोनों सेल ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट अपना प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही हड्डियों को ब्लड या रक्त के माध्यम से कैल्शियम मिलता है, किसको? हड्डियों को ब्लड के माध्यम से कैल्सीटोनिन द्वारा कैल्शियम मिलता है, वैसे ही क्या होता है, हड्डियों में बोन मैट्रिक्स का निर्माण होने लगता है, बोन मैट्रिक्स, ठीक है। हड्डियां जो होते हैं ना, उनमें क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, वो बनने लगते हैं। और हड्डियों का डेंसिटी यानी कि वो गहरा घना बनने लगता है। हड्डियां क्या होता है, जितना अच्छा कैल्शियम मिलेगा उतना ही हड्डियां घना होने लगते हैं, बोन मैट्रिक्स सब अच्छे बनने लगते हैं, जिसकी वजह से हड्डियां एकदम कठोर हो जाता है, एकदम मजबूत हो जाता है, जो हड्डियों के नरम होने की स्थिति को कोसों दूर रखता है, ठीक है। तो जितना अच्छा कैल्शियम मिलेगा हड्डियों को, उतना ही बोन सेल उतना ही हड्डियों को घना बनाता जाएगा और कैल्शियम को दबा दबा करके ठूस ठूस कर भरता जाएगा हड्डियों में। और जितना ज्यादा कैल्शियम हड्डियों के सेल्स में ठूस ठूस कर भरता जाएगा, उतना ही हड्डियां मजबूत और कठोर होता जाएगा, ठीक है। तो इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? 125 डीसीसी हार्मोन के द्वारा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना, पहला। दूसरा, कैल्सीटोनिन के द्वारा ब्लड से कैल्शियम को वो हड्डियों तक पहुंचाना, दो हो गया। तीसरा, हड्डियों के सेल्स का प्रॉपर काम करना। ये तीनों फैक्टर अगर अच्छा काम करे तो निश्चित रूप से हड्डियां मजबूत बनेंगे, कठोर बनेंगे, ठीक है। और यदि यही ब्लड कैल्शियम, ठीक है, हड्डियों को उचित मात्रा में नहीं मिले तो क्या होगा? हड्डियों में बोन मैट्रिक्स ठीक से नहीं बनेगा, और बोन मैट्रिक्स ठीक से नहीं बनने से इनका डेंसिटी क्या हो जाएगा? फैलने लगेगा। हड्डियों का डेंसिटी घनत्व कम होने लगेंगे, वो फैलने लगेंगे, जिससे हड्डियां कमजोर मुलायम होकर के कौन सी बीमारी आ जाएगा? ऑस्टियोमलेशिया। हड्डियां के मैट्रिक्स फैलने लगेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हड्डियां नरम मुलायम, जितना मैट्रिक्स फैलने लगेंगे उतना ही हड्डियां नरम मुलायम होता जाएगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, जिसे हम लोग ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जानते हैं, जो कैल्शियम की कमी के वजह से होते हैं। जितना ज्यादा कैल्शियम हड्डियों को मिलेगा उतना ही घना डेंसिटी होगा, जितना ही कम कैल्शियम मिलेंगे उतना ही डेंसिटी फैलता जाएगा,
कमजोर होता जाएगा, जिससे हड्डियां नरम मुलायम होता जाएगा। ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया जब किसी को होता है तो उनके होने के जो कारण हैं, आप लोगों को मालूम पड़ गया कौन से कारण की वजह से ये प्रॉब्लम आया है। सूर्य की रोशनी के नहीं मिलने की वजह से, ठीक है, ये सामान्य प्रॉब्लम आया। जो लोग घर के अंदर, ऑफिस के अंदर ज्यादातर छाया वाली जगह में रहते हैं, है ना, उनको होता है। शरीर को ज्यादा समय तक पूरे कपड़े को के माध्यम से ढका रहता है, पूरे शरीर ढका रहता है, ऐसे लोगों में सूर्य की रोशनी नहीं मिलने से विटामिन डी की कमी होगा और हड्डियां कमजोर होगा। और बहुत अधिक जो आजकल आया है ना, लेडीज लोग खासकर आजकल मेकअप करते हैं ना शरीर में, क्या करते हैं, ब्यूटी पार्लर जाके क्या करते हैं, मेकअप करते हैं ना। और साथ में जब बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं, सनस्क्रीन, नाम सुने, क्रीम। सनस्क्रीन क्या करता है, वो विटामिन डी का अवरोधक होते हैं, याद रखना। विटामिन डी का अवरोधक होते हैं, सनरेज का अवरोधक होते हैं, सनलाइट का अवरोधक होते हैं, जिसके वजह से स्किन में विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। और ऐसे स्थिति में उन लेडीजों को या उन पुरुषों को जो अपने स्किन में, बॉडी में सनस्क्रीन लगा करके बाहर निकलते हैं, ऐसे लोगों में विटामिन डी की कमी होता है। ठीक है। तो एक तो बहुत सारे लोग एंटी एजिंग क्रीम भी लगाते हैं, जो स्किन के पोर्स को क्या करते हैं, पूरा ब्लॉक कर देता है। जब स्किन का पोर्स उन क्रीम से ब्लॉक होगा तो जो बाहर का फैक्टर है, जो पदार्थ है, वो शरीर के अंदर जाएगा क्या, स्किन को पार करके? वो तो स्किन के पोर्स को ही ब्लॉक कर दिया पूरा, क्रीम लगा लगा के। ठीक है। इसलिए स्किन को पार करके वो ब्लड में नहीं जा पाता। और फिर शरीर के अंदर के जो टॉक्सिक पदार्थ जो बना हुआ है, वो भी बाहर नहीं निकल पाएगा। और स्किन के अंदर जो बना हुआ पदार्थ है वो भी बाहर नहीं निकल पाएगा पसीने के रूप में। और फिर उनके स्किन में दिखेगा, क्या दिखेगा, पिंपल, मुहासा, एक्नी, ठीक है, पिगमेंटेशन, ये सब आना चालू हो जाएगा बाद में। तो ये सब सामान्य फैक्टर्स, सनस्क्रीन की वजह से विटामिन डी का अवशोषण ठीक से नहीं होगा। ठीक है। और भोजन में विटामिन डी से रिलेटेड जो तो पदार्थ है, या कैल्शियम की कमी वाले जो भोजन है, वो करने से क्या होगा, शरीर में प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम की कमी हो जाएगा। और जब कैल्शियम की कमी होगा तो आप समझ गए, हड्डियां कमजोर और मुलायम बनेगा। पेट और इंटेस्टाइन के बीमारियों की वजह से कैल्शियम का अवशोषण ठीक नहीं होगा। किडनी की बीमारियों की वजह से, थायराइड ग्लैंड के प्रॉब्लम की वजह से, है ना। और किडनी की बीमारियों की वजह से हो सकता है, किडनी में चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, या कोई अन्य प्रकार की बीमारी अगर किडनी में हो जाता है, तो भी वहाँ ठीक से 125 डीसीसी हार्मोन नहीं बनेगा। और 125 डीसीसी हार्मोन नहीं बनेगा तो कैल्शियम के एब्जॉर्ब नहीं होगा, जो ऑस्टियोमलेशिया होने का सामान्य कारण है। जो लोग ज्यादातर दवाइयाँ का उपयोग करते हैं, ऐसे लोगों में ये सामान्यतः विटामिन डी की कमी होता है। और हड्डियां नरम मुलायम होता है। और हड्डियां जब मुलायम हो जाते हैं तो इनके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं बॉडी में? कारण में तो तीन चार कारण ही आपको ज्यादातर इंपॉर्टेंट रूप में ध्यान रखना है ना। फिर भी इनके क्या क्या लक्षण दिखाई देगा, अगर किसी के शरीर में ऑस्टियोमलेशिया है तो कैसे पहचानोगे, देख करके कैसे पहचानोगे कि इनकी हड्डियां नरम मुलायम है? तो मैंने तीन चार बीमारी का नाम आपको बताया था। एक तो छोटे बच्चे हैं तो उनको खोपड़ी दबा के देखना, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट वो 3-4 साल में पूरा हो जाना है। ठीक है। तो उस टाइम जो सॉफ्टनेस रहता है, तो ये सामान्य सिम्टम्स है। जैसे जैसे ग्रोथ फैक्टर बच्चे में बढ़ता जाएगा, वो खोपड़ी मजबूत हो जाएगा, वो बीमारी नहीं है। मगर जब बच्चा सामान्य अवस्था में 4 साल 5 साल के बाद का जो उम्र होता है, 7-8 साल 10 साल 11 साल के जो बच्चे होते हैं सामान्यतः, तो उनमें कुछ ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं हड्डियों में, जिनको देख करके हम पहचान सकते हैं कि उस बच्चे में ऑस्टियोमलेशिया का कंडीशन है। तो सबसे पहला लक्षण क्या देखोगे, उनका पैर देखोगे, खड़े होने की स्थिति देखोगे। जब वो बच्चा खड़ा रहेगा तो जो पैर है ना, टिबिया, क्या बोलते हैं उनको, टिबिया फिबुला, ठीक है, टिबिया फिबुला जो होता है ना, वो बाहर की तरफ बेंड रहेगा, बाहर की तरफ बेंड रहेगा। घुटना और टखने के बीच का जो हड्डी है ना, घुटना और टखने का जो बीच की हड्डी बेंड रहेगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि उस बच्चे को बो लेग है। और बो लेग किसके अंतर्गत आता है, ऑस्टियोमलेशिया के अंतर्गत आता है।
ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा क्या होगा? घुटना। जब कोई बच्चा खड़ा होता है, तो जब खड़ा होगा तो उनका घुटना आपस में टकराता है। घुटना आपस में टकराता है, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉक नी। क्या बोलते हैं? नॉक नी। हाँ। तो ये नॉक नी भी ऑस्टियोमलेशिया का ही एक रूप है। ठीक है। दो हो गया। इनके अलावा तीसरा क्या बताया गया था? अगर कोई बच्चा आया है तो उनका छाती का हड्डी देखना। छाती का जो हड्डी है या पसली है, वो बाहर उठा हुआ रहेगा, सामने की तरफ उठा हुआ रहेगा। जिसे देख करके आप बोल सकते हो कि उस बच्चे को रिकेट्स है, पिजन चेस्ट है। तीन लक्षण बता दिया। चौथा लक्षण क्या हो सकता है? जब किसी की हड्डियां कमजोर होगा, नरम मुलायम रहेगा, तो उस व्यक्ति को हड्डियों में दर्द होगा। ठीक है। हड्डियों में दर्द हो सकता है। और खास करके ये दर्द कहाँ पर ज्यादा होगा? एक तो पसली में दर्द हो सकता है। दूसरा, जो हिप बोन है ना, कुल्हे की जो हड्डियां हैं, उसमें हो सकता है। या पैरों की हड्डियों में जहां पर बोल एग है या नौकनी है, वहां पर दर्द हो सकता है। ठीक है। और उस व्यक्ति को बिना चोट या बिना एक्सीडेंट, बिना ट्रॉमा के ही हड्डियां फ्रैक्चर हो जाता है। थोड़ा सा जैसे जर्क लगेगा, ठीक है, तो हड्डियां चरमरा के टूट जाता है। ऐसे कई बार आपने सुने भी होंगे। कोई एक्सीडेंट नहीं, कहीं पर भी कुछ सामान को उठाया और हड्डियां तड़ाक से टूट गया। वजन बर्दाश्त नहीं कर पाते, इतना नरम मुलायम हो जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से लक्षण आप किसी भी रोगी में, किसी भी बच्चे में आप देख सकते हैं। और इनके अलावा हड्डियों से लगा हुआ जो मसल्स होता है या लिगामेंट होता है, जो लिगामेंट होता है, हड्डियों से लगा हुआ जो लिगामेंट होता है, मसल्स होता है, उनमें भी दर्द आ सकते हैं। क्योंकि जब हड्डिया का जो बेंड हो जाता है, नरम मुलायम होने के कारण, है ना, टेढ़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से मसल्स भी उसी डायरेक्शन में घूम जाता है। और जब मसल बोन के डायरेक्शन में घूमेगा घूमेगा तो क्या होगा? मसल्स पे तनाव आएगा, स्पाजम आएगा, मसल स्पाजम आएगा, जिसके वजह से मसल्स में भी क्या आ जाएगा? दर्द आ सकता है। ठीक है। तो हड्डियां एक तो टेढ़ा हो जाएगा, मसल स्पाजम आएगा और दर्द आएगा, ये सामान्य। और कोई भी सामान उठाने पर हड्डियां टूट सकता है। ये सामान्य जो लक्षण है किसी भी बच्चे को या व्यक्ति को ऑस्टियोमलेशिया के वजह से हो सकता है। इसके अलावा और कई सारे लक्षण हो सकते हैं। कैल्शियम की कमी के लक्षण हो सकते हैं, विटामिन डी की कमी के लक्षण हो सकते हैं। ठीक है। और यदि ब्लड में कैल्शियम की कमी हो तो इनके कारण भी कई अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। क्या क्या लक्षण हो सकते हैं कैल्शियम की कमी से? क्या क्या लक्षण हो सकते हैं जी? तो सबसे पहली बात तो, जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की कमी होगा तो इनमें सबसे पहले क्रैम्स आएगा। नाम सुने ना न्यूरोथेरेपी में, क्रैम्स। और जब किसी को जब क्रैम्स बोलते हैं तो पहला इशारा कहाँ जाएगा? काफ मसल्स, वहीं जाता है ना आप लोग का माइंड। हाँ। तो ये जो क्रैम्स होता है, ये कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो सकता है। और ये जो मुंह होता है ना, मुंह को एकदम अकड़ता है, कई बार ऐंठता है, मुंह ऐंठता है कई लोग का, तो ये भी तो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, ये भी तो क्रैम्स है ना। हाँ। तो मुंह का अकड़ना या काफ मसल का अकड़ना, जिसे क्रैम्स के नाम से बोलते हैं। या हाथ या पैर में क्रैम्स आना या सुन्नपन आना या झुनझुनी आना, ये सब कैल्शियम की वजह से भी आ जाते हैं। झुनझुनी विटामिन बी 12 की कमी बस से नहीं आता, कैल्शियम की कमी से भी आ सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। और जो कैल्शियम की कमी रहेगा, तो कैल्शियम मसल टोन को क्या करते हैं? मसल टोन के लिए जिम्मेदार एलिमेंट्स है। मसल टोन को अगर मैनेज करना है तो इसके लिए कैल्शियम चाहिए। और अगर कैल्शियम अगर प्रॉपर नहीं मिला किसी भी सेल टिश्यू मसल्स को, तो उनका रिदम बिगड़ सकता है। अगर हार्ट मसल को कैल्शियम नहीं मिलेगा तो हार्ट का गति डिस्टर्ब हो सकता है, अरेदिमिया हो सकता है। क्या हो सकता है? अरिदमिया हो सकता है। ठीक है। अगर किसी को, अगर हड्डियां कमजोर हो गया है, नरम मुलायम हो सकते हैं, ऑस्टियोमलेशिया हो चुका है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? तो जो जो चीज मैंने आपको बताया है, उसी चीज को आपको क्या करना है? उपाय बना करके सॉल्यूशन निकालना है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ऑस्टियोमलेशिया है तो उनसे बचने के क्या उपाय है?
तो ऑस्टियोमलेशिया यानी हड्डियां का नरम हो जाए, तो उस स्थिति में क्या करना है, समस्या को बढ़ने से रोकना है। और किसी भी व्यक्ति में अगर हड्डियां नरम हो गया है या ऑस्टियोमलेशिया हो गया है, तो उसके बढ़ने की स्थिति को रोकना है, और इसके लिए विशेष उपाय करना जरूरी है। और ये विशेष उपाय क्या हो सकता है, अगर आप उपाय नहीं करोगे तो प्रॉब्लम गंभीर से गंभीर हो सकता है, गंभीर से गंभीर स्थिति में बदल सकता है। और जब स्थिति गंभीर हो सकता है तो फिर आप भी हाथ खड़े कर सकते हो, मेडिकल साइंस तो हाथ खड़े कर ही देते हैं। अब हमारे बस की बात नहीं है, सर्जरी करना पड़ेगा, काटना पीटना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, तो लगभग अगर उनसे बचना है, ऑस्टियोमलेशिया ना हो किसी को, तो ऐसे कंडीशन में रोगी को सबसे पहले सूर्य के प्रकाश चाहिए, पर्याप्त समय देना चाहिए सूर्य के प्रकाश में, कम से कम आधा एक घंटा उनको सूर्य का प्रकाश में बैठना चाहिए। ठीक है, पहला। ठीक है, जब सूर्य के प्रकाश में बैठेगा तो विटामिन डी की कमी दूर होगा। दूसरा, कैल्शियम और विटामिन डी से रिलेटेड संतुलित आहार, संतुलित आहार खाना। कैल्शियम से रिलेटेड साग सब्जियों में क्या क्या है, प्याज है, मूली है, पत्ता गोभी, पालक भाजी। ठीक है, ये चार चीज मैंने कॉमन बता दिया। इनके बाद घर में दूध होता है, केला होता है, फलों में केला है, एप्पल है, अमरूद है, ये सब कैल्शियम वाली चीजें हैं। बहुत सारे, मेरे ख्याल से 90% सब्जियां हैं जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। आप शकरकंद खा लो, सिंघाड़ा खा लो, तीखूर खा लो, कितने सारे चीजें हैं कैल्शियम से रिलेटेड, अनगिनत चीज। आप जो भी बाजार में सब्जी लेने जाओ ना, उन सब में कैल्शियम की मात्रा रहता ही है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, मगर भरपूर मात्रा में कैल्शियम वाली चीजें मिलती है। मगर आप उस चीज को खाओगे नहीं तो शरीर में जाएगा कहाँ, तो खाना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हर एक सब्जी को खाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने वो चीज हमारे लिए बनाया है। अगर आप नहीं खाओगे उस चीज को, तो उस चीज में पाए जाने वाले तत्वों की आपके शरीर में कमी हो जाता है, और इसकी वजह से कई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है बॉडी में, ये आप लोग ध्यान रखना। और इनके अलावा जो भी रोगी है, शरीर में प्रॉपर ब्लड सप्लाई बना रहे, उसके लिए थोड़ा हल्का व्यायाम कसरत करना चाहिए, जर्क नहीं देना, हल्का जोड़ों में मूवमेंट करना। जितना भी जॉइंट मूवमेंट है ना, बैठे बैठे हो चाहे खड़े खड़े हो चाहे लेटे लेटे हो, ये 5 से 10 मिनट हल्का व्यायाम करना, या शरीर का हल्का मसाज करना, ताकि रक्त संचार बना रहे, जिससे हड्डियों में प्रॉपर ब्लड संचार मिलने से जो जो फैक्टर हड्डियों को मिलना है वो मिलना चालू हो जाए, और ऑस्टियोपेनिया ना हो। ऑस्टियोपेनिया का मतलब क्या है, ऑस्टियोपेनिया का मतलब क्या है बताइए। ऑस्टियोपेनिया का मतलब टाइप करके लिख लो। ऑस्टियो का मतलब हड्डी, पेनिया का मतलब ब्लड सप्लाई की कमी। ठीक है, तो हड्डियों में ब्लड सप्लाई की कमी को ऑस्टियोपेनिया कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो मसाज करने से क्या होता है, ऑस्टियोपेनिया का कंडीशन नहीं आएगा, हड्डियों में ब्लड संचार प्रॉपर मात्रा में होता रहेगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और साथ में आप लोग ये ध्यान देना, यदि हड्डियों में दर्द या कोई गंभीर रोग या कोई जोखिम अगर आया है, तो क्या करोगे, उस बीमारी को पहले दूर करने का प्रयास करना। जो किडनी की बीमारियां है, लीवर की बीमारी है, थायराइड ग्लैंड की बीमारियां है, स्किन की बीमारियां है ना, तो उनको भी ठीक करने का प्रयास करना। और जितना जल्दी ये अंग अगर ठीक होगा, तो विटामिन डी से मिलने वाला जो प्रोडक्ट शरीर के अंदर एक्टिव होना चाहिए ना, वो प्रॉपर फाइनल स्टेज में पहुंचेगा। अन्यथा लीवर गड़बड़ है, पैराथायराइड गड़बड़ है, तो बीच में रुकावट बन गया, तो किडनी में क्या 125 डीसीसी बनेगा, क्या नहीं बनेगा। विटामिन डी आप कितने अच्छे ले लो, स्किन भी अच्छा है, मगर लीवर गड़बड़ है, पैराथायराइड गड़बड़ है, तो गड़बड़ झाला रहेगा, तो कहाँ आपके शरीर में 125 डीसीसी बनेगा, और कहाँ कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, और कहाँ हड्डियां मजबूत होगा। तो इन सब फैक्टर को आपको समझना है, ज्यादा कुछ नहीं है। लीवर, पैराथायराइड, किडनी और स्किन, चार चीजें, और ब्लड सप्लाई, पांच चीजें। ठीक है, और 125 डीसीसी के माध्यम से कैल्शियम के एब्जॉर्बेशन और कैल्शिटोनिन द्वारा ब्लड से हड्डियों तक पहुंचाना, इतने में ही इनका रामायण है।
ठीक है, बाकी खान पान तो आपको मेंटेन करना ही है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देना, कोई गंभीर बीमारी हो तो इनका इलाज आप करो या कोई उचित चिकित्सक के माध्यम से कराते रहिए। और अगर किसी व्यक्ति को ऑस्टियोपेनिया हो गया है और ऑस्टियोपेनिया की वजह से भी ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, तो ऑस्टियोमलेशिया अगर हो गया है तो ऐसी चीजों को अनदेखा नहीं करना। ठीक है, अगर अनदेखा करोगे तो तकलीफ और बढ़ता जाएगा। ठीक है, जिससे शरीर में कई प्रकार के नुकसान हो सकता है। क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या कठिनाइयां हो सकता है, क्या क्या जटिलताएं हो सकता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ऑस्टियोमलेशिया हुआ है तो सबसे पहले जो रिप्स है, पसली, पसली बोलते हैं ना रिप्स को, पैर या रीढ़ की, पैर का हड्डी है या रीढ़ की हड्डी है ना, उनमें दर्द हो सकता है या फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ सकता है। कई लोगों ने देखा, आपने दिखाया था ना, डॉक्टर सुधा बिंदु जी ने स्पाइन दिखाया था जिसमें कुछ वर्टिब्रा टूटा हुआ था। जब वर्टिब्रा टूट करके आगे पीछे हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? मैं ऐसे ही रिवीजन कराऊंगा जी आप लोग को मेडिकल टर्म में। ठीक है, क्या बोलते हैं जी? हड्डियां टूट जाता है तो वर्टिब्रा टूट करके आगे पीछे हो जाता है तो उनको बोलते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, तो ये सामान्य शब्द आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें क्या, अगर किसी को ऑस्टियोमलेशिया हुआ है तो क्या हो सकता है? पसली टूट सकता है, पैर टूट सकता है, रीढ़ की हड्डियां स्पाइन टूट सकता है, या उसमें फ्रैक्चर आ सकता है, दर्द आ सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हड्डियां समय से पहले खराब हो सकता है, समय से पहले खराब हो सकता है। ठीक है, और साथ में पैर बोलेग हो सकता है, दांत जल्दी टूट सकते हैं, दांत भी जल्दी टूट सकते हैं, यह भी ऑस्टियोमलेशिया की वजह से है, याद रखना। जहां जहां हड्डी वहां वहां कैल्शियम, वहां वहां प्रॉब्लम। ठीक है, और यदि कैल्शियम और विटामिन डी से संबंधित अगर खाना ना खाए तो कई सारे कठिनाइयां, कई सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो खाना भी जरूरी है। और किडनी की समस्या हो तो समय रहते इसका इलाज कराना, और समय रहते इलाज करा लिए तो निश्चित रूप से 125 डीसीसी किडनी में अच्छी तरह से बनेगा। और जितना अच्छा 125 डीसीसी बनेगा उतने ही अच्छे से कैल्शियम का एब्जॉर्ब होना पड़ेगा, और उतने ही अच्छे ब्लड से कैल्शियम हड्डियों में पहुंचता जाएगा। ठीक है, अब अगर किसी को ऑस्टियोमलेशिया है तो इसके लिए क्या टेस्ट करना है जी, क्या क्या परीक्षण करना है? ब्लड टेस्ट करेंगे, एक्सरे हो सकता है, एमआरआई हो सकता है, सीटी स्कैन हो सकता है, बोन डेंसिटी क्या हो सकता है? बोन डेंसिटी हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ऑस्टियोमलेशिया है तो इसके परीक्षण के लिए कई प्रकार के टेस्ट या एग्जामिनेशन की जरूरत हो सकता है। क्या? कई प्रकार के टेस्ट या एग्जामिनेशन की जरूरत हो सकता है, जिनके अंतर्गत ब्लड टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट, इमेजिंग का मतलब फिल्म वाला, एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, इन सबको हम लोग ना इमेजिंग कहते हैं। जो पिक्चर के द्वारा जिसे देखते हैं ना उसे हम लोग इमेजिंग टेस्ट बोलते हैं, और इसके अंतर्गत एमआरआई, सीटी स्कैन आदि, एक्सरे वगैरह आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट के अंतर्गत क्या टेस्ट करना है, क्या क्या पता करना है? अगर किसी पेशेंट को ऑस्टियोमलेशिया है तो ब्लड टेस्ट में क्या पता करना है? कैल्शियम पहला, दूसरा फास्फोरस, फास्फेट, फास्फोरस। ठीक है, और विटामिन डी, और किडनी की बीमारी तो नहीं है ये जानने के लिए अगर करना है तो क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको फिल्म के माध्यम से हड्डियों को देखना है, हड्डियों की स्थिति को देखना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सरे करना पड़ेगा, सबसे बेसिक रूप में एक्सरे। उससे भी एडवांस जाएंगे तो सीटी स्कैन, और सीटी स्कैन से भी एडवांस जाएंगे तो एमआरआई की जरूरत हो सकता है हड्डियों की स्थिति को जानने के लिए। ठीक है, ये दोनों प्रकार के टेस्ट आप करा सकते हैं। और इनके अलावा यदि हड्डियों में कोई कैंसर हो,
कोई ट्यूमर हो तो हड्डी की क्या करना है, बायोप्सी भी करना पड़ सकता है। बोन टीबी हो सकता है ना, बोन कैंसर हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं, बायोप्सी। ठीक है, बोन बायोप्सी कर सकते हैं। और हड्डियों का जो डेंसिटी होता है वो कितना खोखला है, कितना घना है, या कितना फैला हुआ है, हड्डियों का जो डेंसिटी है, मैट्रिक्स है, हड्डियों का जो मैट्रिक्स को अगर जानना है, या उनके घनत्व या उनके, है ना, फैलाव को जानना है, तो बोन डेंसिटी टेस्ट होता है, जिसे हम लोग सरल भाषा में क्या बोलते हैं, बीएमडी। ठीक है, बोन मैट्रिक्स डेंसिटी। बीएमडी का मतलब क्या होता है, बोन मैट्रिक्स डेंसिटी। बोन मैट्रिक्स डेंसिटी, बीएमडी को जानने के लिए क्या करना है, एक टेस्ट आता है। क्या टेस्ट होता है वो, स्कैन करते हैं, पूरे शरीर के स्कैन करते हैं। और उस स्कैन का क्या नाम है, डेक्सा स्कैन। क्या बोलते हैं, डेक्सा स्कैन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, जब डेक्सा स्कैन में देखेंगे ना, तो कई जगह एकदम काला काला कलर दिखेगा। क्या दिखेगा, हड्डियों में कई जगह एकदम काला काला कलर दिखेगा, और जहां काला काला कलर दिखेगा ना, वहां पर वो कैंसर की जैसी स्थिति रहेगा। याद रखना, कई लोग को कैंसर का स्पष्टता वहां पर दिखाई देगा, कई लोग को ऑस्टियोपोरोसिस का स्थिति दिखाई देगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो कलर है व्हाइटिश कलर वो चलेगा, मगर जहां एकदम ब्लैक ब्लैक दिखेगा तो वहां समझना हड्डियां एकदम बिगड़ा हुआ स्थिति में है। अब यदि किसी को अगर ऑस्टियोमलेशिया है, और ऑस्टियोमलेशिया के अंतर्गत अगर रिकेट्स है, और रिकेट्स ज्यादातर किसमें होता है, बच्चों में होता है। किसमें होता है, बच्चों में। और उन बच्चों में जब रिकेट्स होता है, तो ये भी हड्डियों के नरम होने की वजह से चेस्ट बोन बाहर आ जाते हैं, रिब्स बाहर आ जाते हैं, स्टर्नम बाहर आ जाते हैं। और इस कंडीशन को हम लोग हिंदी में एक नाम बोलते हैं, सूखा रोग। सूखा रोग। और सूखा रोग क्यों बोलते हैं, शरीर को गीला रखने का काम कौन करता है जी, कौन करता है गीला रखने का काम। जहां पर बढ़िया ब्लड सप्लाई है वहां पर गीला रहेगा, और जहां पर ब्लड सप्लाई कम हो गया वहां पर सूखा हो गया। ठीक है, तो सूखा रोग रिकेट्स को इसलिए कहते हैं कि क्योंकि उस एरिया में ब्लड सप्लाई की कमी के माध्यम से कैल्शियम प्रॉपर नहीं पहुंचा, और जब प्रॉपर कैल्शियम नहीं पहुंचा तो वो हड्डियां नरम मुलायम बन गया, और नरम मुलायम बन करके उभार आ गया। ठीक है, जो ऑस्टियोमलेशिया का एक रूप होता है। ठीक है, और अगर किसी भी व्यक्ति को अगर रिकेट्स हो गया है, तो उनका कारण सेम टू सेम, जैसे ऑस्टियोमलेशिया का कारण है वही विकेट्स का कारण है, वही बोलेक्स का कारण है, वही नौकनी का कारण है। ठीक है, कारण वही है, भले ही रूप अलग अलग हो, मगर कारण सेम टू सेम ऑस्टियोमलेशिया का है, कोई अलग चीज नहीं है। अगर आपको विकेट्स का इलाज करना है तो ऑस्टियोमलेशिया का इलाज कर लो, बोलेक्स का इलाज करना है तो ऑस्टियोमलेशिया का इलाज कर लो, नौकनी का इलाज करना है ऑस्टियोमलेशिया का इलाज कर लो। ठीक है, तो बीमारी एक, रूप अनेक, ट्रीटमेंट एक ही है। अगर शरीर में कहीं पर भी कैल्शियम हो, आपको कैल्शियम का टेबलेट ही दिया जाएगा। ठीक है, वो अपने जगह में जाकर के उनको जैसे भी ठीक करे, मगर ठीक करेगा। ठीक है, और अगर किसी को अगर ऑस्टियोमलेशिया है, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ मरीजों से क्या करना पड़ता है, सवाल जवाब करना पड़ता है। डायग्नोसिस करते समय क्या करना पड़ता है, सवाल जवाब करने की जरूरत होता है। और सवाल जवाब में क्या पूछ सकते हैं आप लोग, सामान्य स्थिति। सामान्य स्थिति में क्या हो सकता है, उनका पर्सनल डिटेल पूछेंगे। ठीक है, उनका पूरा एग्जामिनेशन करेंगे, आंख, नाखून, उंगलियां का जोड़, पैरों की स्थिति, खड़े होने की स्थिति, चेस्ट का स्थिति, ये सब ऑब्जर्वेशन करेंगे। उठने बैठने की स्थिति का ऑब्जर्वेशन करेंगे, चलने की स्थिति का ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, बोलने की स्थिति का ऑब्जर्वेशन करेंगे, बोलते बोलते वो थक तो नहीं जा रहा है, श्वास तो नहीं फूल रहा है, ये ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, इनके अलावा न्यूरोथेरेपी का जितना भी डायग्नोस्टिक पॉइंट है, वो पूरा डायग्नोस्टिक पॉइंट आप चेक करेंगे, कौन कौन से एरियाज में दर्द है। ठीक है, ये सब डायग्नोसिस के लिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि डायग्नोस्टिक पॉइंट के आधार पर शरीर के जो अंदर के जो अंग है या जो भाग है, उनमें होने वाले जो एनर्जी की कमी है, ऊर्जा की कमी है,
या अंगों की जो गड़बड़ी है उनका स्थिति को जानने में मदद मिलता है। ठीक है, जो भी डायग्नोस्टिक पॉइंट है वो क्यों चेक करना है, क्योंकि जो जो डायग्नोस्टिक पॉइंट के एरिया में जो जो तकलीफ है उस स्थिति को जानने में मदद मिलता है, जिसे ठीक करने मात्र से शरीर के कई सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो सकते हैं। ठीक है, और इसलिए डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करना है। इनके अलावा जो जो कारण और जो जो लक्षण ऑस्टियोमलेशिया का जो बताए गए हैं उसी से रिलेटेड ही रोगी से सवाल करना है, पूछना क्या काम करते हो, धूप वाले जगह में काम करते हो कि छाया वाली जगह में काम करते हो। वो बता देगा दिन भर छाया वाली जगह में रहता है ना, तो समझ जाना। ठीक है, विटामिन डी की कमी है। और इनके अलावा खाने में क्या क्या चीज लेते हैं, कैल्शियम वाली चीजें लेते हैं कि नहीं, जो जो है कैल्शियम वाली चीज अगर नहीं लेते तो समझ जाना कैल्शियम की कमी है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे जो 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 कारण बताए ना उस कारण के आधार पर और लक्षण के आधार पर आपको सवाल करना है। जितने भी कारण बताए हैं, जो भी चार पांच चीजें बताएं, किडनी की बीमारियां हैं उनके बारे में पूछ लेना, लीवर की बीमारी तो नहीं है, स्किन का बीमारी जो दिख रहा है वो तो दिखेगा ही, है ना, थायराइड की या पैराथायराइड की जो बीमारी है उनके बारे में पूछ लेना, इंटेस्टाइन के रिलेटेड बीमारी के बारे में पूछ लेना। ठीक है, इंटरनल जो बीमारियां है, और बाकी कैल्शियम विटामिन डी है ना, तो उनके लिए जो टेस्ट है वो पूछना, टेस्ट कराए हैं कि नहीं। ठीक है, ये सब आप सवाल करना। और सामान्यतः डायग्नोस्टिक पॉइंट देख करके पहले कुछ दिन डायग्नोस्टिक पॉइंट के दर्द को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट देना, फिर उसके बाद आप जब टारगेट ट्रीटमेंट जब दोगे ना तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। क्योंकि ऑस्टियोमलेशिया है ना, क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कैल्शियम का, है ना, कैल्शियम से रिलेटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो पहले पेट सुधारो, है ना, म्यूकस में दर्द है तो एसिड ट्रीटमेंट दो, नरम है, एसिड ज्यादा होने से नरम मुलायम हो जाता है हड्डियां, तो ऐसे कंडीशन में पेट सेट करना, एसिड ट्रीटमेंट देना, 125 डीसीसी ट्रीटमेंट देना, ब्लड सप्लाई बढ़ाना। ठीक है, तो अगर इनको वास्तविक रूप में अगर न्यूरोथेरेपी का उपचार अगर जानना है तो उसके लिए आपको क्रम से जो कारण है ना उस कारण को समझते हुए उपचार देना है। अगर किसी व्यक्ति या रोगी को ऑस्टियोमलेशिया है तो इसे ठीक करना क्या है, सरल काम है क्या है, इतना सरल भी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। टाइम लगेगा, बहुत कठिन काम है। टाइम जो रोगी टाइम देंगे उनको हम लोग विश्वास दे सकते हैं कि वो बीमारी ठीक हो सकता है। ठीक है ना, हम लोग बोलेंगे 2 महीने में ठीक कर देंगे, बिल्कुल दावा मत करना। मैं तो बोलता हूँ आप लोग कोई भी बीमारी में दावा मत करना, ये बोल सकते हैं कि हम प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रयास कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों में हमने ट्रीटमेंट से रिजल्ट दिए हैं। मगर दावा करने वाला काम नहीं करना, दावा करोगे तो फंसेगा, और जिस दिन फंस गए तो आपके लिए कानून भी आपका मदद नहीं करेगा। ठीक है, तो दावा बिल्कुल मत करना। आप अच्छे ट्रीटमेंट दीजिए मगर बिना दावा किए ही दीजिए ना। अगर 100% में आपने 50%, 60%, 70% भी ठीक कर दिए तो क्या कम है। जिस बीमारी का इलाज नहीं है उस बीमारी का आप टच कर रहे हो, छू रहे हो, ट्रीटमेंट दे रहे हो, क्या कम है, बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग क्या करना, दावा बिल्कुल नहीं करना, इलाज करिए, ट्रीटमेंट दीजिए, कारण को समझ कर ट्रीटमेंट दीजिए। और इसे ठीक करना कठिन काम है, फिर भी गुरुजी बोलते थे ना सरल काम तो हर कोई कर लेते हैं, कठिन काम मुझे ही करना है। गुरुजी के एक वाक्य हमेशा गुरुजी की बांद्रा क्लिनिक में एक फोटो बना करके लगा दिए थे। ठीक है, शायद पुराने जो न्यूरोथेरेपिस्ट होंगे वो लोग देखे भी होंगे। तो फिर भी अगर मूल कारण है, बीमारी के मूल कारण है, उनको ध्यान में रख करके अगर ट्रीटमेंट देंगे तो निश्चित रूप से असंभव चीज भी क्या हो जाता है, संभव हो सकता है। ठीक है, करना अभ्यास करने से होता है, बार बार प्रयास करने से होगा। इसी कड़ी में शरीर के नेचुरल कार्यों के संचालन और बिगड़े हुए कार्यों को सुधारने या ठीक करने के लिए क्या करना है आपको, न्यूरोथेरेपी का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। और ये हमने देखा है, और हमें तो 20 साल हो गए इस फील्ड में, 20 साल हो गए हैं। आज तक से तो न्यूरोथेरेपी के भरोसे बैठे हैं, न्यूरोथेरेपी से ही जिंदगी चल रहा है और जिंदगी दे रहे हैं मरीजों को। ठीक है, तो न्यूरोथेरेपी किसी रोग के मूल कारणों को ठीक करने के लिए जाने जाते हैं, जिससे रोग के जो कारण है, चाहे कोई भी कारण या कोई भी वजह से आए हैं, कितने भी लक्षण हो उस बीमारी के, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, कारण को ठीक करके देना है, कारण को समझ करके उपचार करना है।
और इसी क्रम में हमको क्या करना है, ऑस्टियोमलेशिया के जो उपचार है या ट्रीटमेंट है उनमें न्यूरोथेरेपी रोग के मूल कारणों को ठीक करने के लिए कुछ इस तरह से ट्रीटमेंट देना है। जैसे कि जैसे कि पहला कारण और लक्षण क्या है, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, ये तो रहता ही है। ठीक है, तो भी अगर किसी भी व्यक्ति को विटामिन डी की कमी हो या कैल्शियम की कमी हो, ये तो है, और उस स्थिति में उस व्यक्ति का हड्डियां फ्रैक्चर हो गया, तब सबसे पहले क्या ट्रीटमेंट दोगे? विटामिन डी के लिए दोगे, कैल्शियम के लिए दोगे, कि फ्रैक्चर के लिए दोगे? तो पहले फ्रैक्चर के लिए देना। ठीक है, पहले क्या करना, अगर हड्डियां में कभी फ्रैक्चर हुआ है या हड्डियां टूट गया हो तो पहले उनको ठीक करना, और उनको ठीक करने के लिए इंजरी ट्रीटमेंट देना। क्या करना? कुछ दिन इंजरी ट्रीटमेंट देना। हड्डियों को जोड़ने में कितना दिन लगते हैं? लगभग 45 दिन। ठीक है, लगभग 45 दिन लगते हैं। आपको 45 दिन इंजरी नहीं देना है, 1 हफ्ता 10 दिन इंजरी दीजिए, बाकी वहां का बाकी फैक्टर को ठीक करने के लिए उपचार देना है। इंजरी ट्रीटमेंट एक साइड रखिए, बाकी ट्रीटमेंट भी चालू करना है। ठीक है, इंजरी तो चलता रहेगा। और पोषक तत्व या विटामिन डी या कैल्शियम या अन्य प्रकार के जो भी मिनरल्स की कमी शरीर में है, तो उनको अगर ठीक करना है तो पहले पेस्ट सेट करिए। क्या करोगे? ओल्ड यूडीएफ ट्रीटमेंट दे सकते हैं एक, या तो नॉर्मल अजय नॉर्मल दे सकते हैं दो, मेटाबॉलिज्म दे सकते हैं तीन, इनके बाद फास्ट अजय नॉर्मल या प्योर नॉर्मल दे सकते हैं। अभी एक बढ़िया ट्रीटमेंट आया है ना, अभी लेटेस्ट, क्यों इधर उधर घूम रहे हो? वर्टिकल नॉर्मल, प्योर नॉर्मल, साथ में 125 डीसीसी फार्मूला, इससे आपको पूरा पेट कवर हो जाता है। वर्टिकल नॉर्मल, प्योर नॉर्मल, ठीक है, और साथ में 125 डीसीसी। ठीक है, कौन सा डायग्नोस्टिक पॉइंट का छूट गया? सिर्फ पारखू। 125 डीसीसी के बाद दोनों साइड का पारखू दे दीजिए, ताकि पेल्विक रीजन में भी ब्लड सप्लाई पहुंचे और वहां का फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 की कमी है वो भी ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। और शरीर में म्यूकस जीरो में दर्द है, म्यूकस जीरो में दर्द रहता है ज्यादातर ऑस्टियोमलेशिया वाले पेशेंट में, तो उस स्थिति में क्या करना है आप लोगों को? एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला देना। ठीक है, और एसिड ट्रीटमेंट अगर नहीं देना है तो अनिल शर्मा भी दे सकते हो, न्यू स्टार मॉडिफाइड दे सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। म्यूकस जीरो के दर्द को निकालने के लिए एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला या अनिल शर्मा फार्मूला या न्यू स्टार मॉडिफाइड फार्मूला दे सकते हो। ठीक है, कोई भी आपको अकॉर्डिंग टू डायग्नोस्टिक पॉइंट चयन कर सकते हैं। अगर म्यूकस जीरो के दर्द के साथ में डब्ल्यूडी में दर्द है तो अनिल शर्मा दे सकते हो, और अगर म्यूकस जीरो के दर्द के साथ में गॉल पॉइंट में और डब्ल्यूडी में ज्यादा दर्द है तो न्यू स्टार मॉडिफाइड दे सकते हो। सिलेक्शन करना है डायग्नोस्टिक पॉइंट के दर्द के अनुसार पे। और कई लोगों में अगर ये प्रॉब्लम जेनेटिक हो गया तो जीन के प्रॉब्लम को ठीक करना है, तो जेनेटिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करना है, ठीक करना है, तो क्या करना है, न्यूरोथेरेपी में न्यू जीन्स फार्मूला देना है। क्योंकि एक कारण ये भी है, क्यों? क्योंकि ऑस्टियोमलेशिया में जो रिकेट्स आते हैं ना, रिकेट्स, है ना, ये जेनेटिक भी होता है, याद रखिएगा। रिकेट्स जो होते हैं ना, कई लोगों में जेनेटिक्स आते हैं, इसलिए इनमें न्यू जीन्स फार्मूला देना। और विटामिन डी की कमी को ठीक करना है तो क्या करना है, 125 डीसीसी फार्मूला देना। और अगर रोगी को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया ऑस्टियोमलेशिया की वजह से या ऑस्टियोपेनिया की वजह से, अगर हड्डियां खोखला हो गया, उनमें होल हो गया, छिद्र हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, तो ऐसे कंडीशन को क्या कैसे ठीक करेंगे? उस रोगी को सबसे पहले हल्के हाथों से ट्रीटमेंट देना। ठीक है, पैरों से ट्रीटमेंट नहीं देना, हल्के हाथों से, बिना जर्क दिए भी आराम से रखना, प्रेस करना हल्के हाथों से। और क्या ट्रीटमेंट देना? ओल्ड यूडीएफ 125 डीसीसी फार्मूला, ऑस्टियोपोरोसिस है तो। ठीक है, चलने दीजिए 2 महीने 3 महीने, यही फार्मूला चलते रहने दो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट अंदर से आना है। ठीक है, और हड्डियों में डिजेनरेशन हो गया हो तो आप कोई भी फार्मूला दे रहे हो ना,
तो उनके बाद 1 थेरेपी 9 सेकंड देना डिजेनरेशन होने की स्थिति में। हड्डियों में इन्फेक्शन हो गया हो तो लीवर का सेक देना। और शरीर के जो जो लक्षण है उस लक्षण के परिस्थिति के अनुसार आपको फिजिकल पॉइंट देना है। फिजिकल पॉइंट जहां जहां पर तकलीफ है उसके आधार पर आपको निर्धारित करना है, डिसाइड करना है कि आपको पेशेंट को कौन सा फिजिकल पॉइंट की जरूरत है। और उस रोगी को बोल देना कि कम से कम आधा से 1 घंटा सूर्य के प्रकाश में बैठना है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतना ही ज्यादा पानी पीना है। पानी कितना पीना है? अपने फुल बॉडी वेट का 6 से 8% पानी पीना है। कम से कम हम लोग का एवरेज अगर देखा जाए तो 3 से 4 लीटर पानी पीना है। ठीक है, 3 से 4 लीटर पानी हमको चाहिए और ये मेंटेन करके रखना है। ठीक है। फिर भी अगर ऑस्टियोमलेशिया के लिए अगर यूनिवर्सल ट्रीटमेंट अगर देखा जाए कारण के आधार पर, जो भी संभावित जो 4-5 कारण जो बताए हैं ना, उन 4-5 कारणों को अगर हम लोग मिक्स करके एक ट्रीटमेंट बनाया जाए तो क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? तो सबसे पहले आप उनको 3 रामन दीजिए और 3 ट्रीटमेंट दे दो। पहले जब हम रामन देते थे ना सूर्यमाल आश्रम में, तो रामन को 3 रामन देकर के नहीं छोड़ते, 3 रामन इंटू 3 ट्रीटमेंट, यानी कि कितने बार हो गए? पहले 3 बार दिए, फिर 1 मिनट के बाद में फिर 3 बार, फिर 1 मिनट के गैप में फिर 3 बार, ऐसे 9 बार हो जाता है। ठीक है, तो 3 रामन इंटू 3 बार देना और 1 मिनट के गैप में CNNS ऑल प्लस लीवर का शेक देना। CNNS ऑल देने के बाद फिर लीवर का पूरा सेट देना, CNNS लीवर, 2 फिंगर लीवर, 1 पॉइंट लीवर, ये दे देना। और इसके बाद 1 मिनट के गैप में न्यू स्टार मॉडिफाइड दीजिए या एसिड फार्मूला भी दीजिए। न्यू स्टार मॉडिफाइड या एसिड ट्रीटमेंट या अनिल शर्मा म्यूकस जीरो के दर्द को निकालने के लिए। ठीक है, और इसके 1 मिनट के गैप में 125 DCC फार्मूला दीजिए, 125 DCC फार्मूला। और फिर 1 मिनट के गैप में क्या देना है? ए हेप्रिन, क्योंकि म्यूकस जीरो में दर्द है तो ए हेप्रिन देना। अगर बच्चे को पिजन चेस्ट है तो अल्टरनेट क्या करना? एक दिन ए हेप्रिन देना, एक दिन न्यू जीन्स फार्मूला देना, क्योंकि वो जेनेटिक कंडीशन में है। अगर प्रॉब्लम जेनेटिक है तो ए हेप्रिन की जगह न्यू जीन्स फार्मूला देना। दोनों एक साथ नहीं देते, याद रखना। आप देना है तो अंतर बना लीजिए, पहले ए हेप्रिन देने के बाद फिर 5 मिनट के गैप में फिर फार्मूला रिपीट करके दूसरा फार्मूला में न्यू जीन्स फार्मूला देना। ठीक है, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? डिजेनरेटिव चेंजेस तो रहता ही है, टूट फुट ज्यादा रहता है, कैल्शियम कम है तो हो सकता है हड्डियों का प्रॉपर शेप नहीं बना है ना, उनमें कमजोरियां आ गया है, उनको रिजेनरेट करना है। तो क्या क्या ट्रीटमेंट देना है? 1 थेरेपी 9 सेकंड, ये ऐड कर दीजिएगा। और बाद में फिर फिजिकल पॉइंट देना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फार्मूला को आप डिसाइड कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से कारण छूट गया है जिसके लिए यूनिवर्सल ट्रीटमेंट में नहीं आया है? तो यूनिवर्सल ट्रीटमेंट में पेट के लिए CNNS ऑल आ गया, न्यू स्टार मॉडिफाई पेट भी सेट करेगा, एसिड का भी दर्द निकालेगा, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए 125 DCC भी आ गया है, ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए हेपरिन भी आ गया है, और जेनेटिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए न्यूजिन फार्मूला भी ऐड कर दिया है, अल्टरनेट डे में दे सकते हैं। और डिजेनरेटिव चेंजेस के कारण अगर आया है तो 1 थेरेपी 9 सेकंड। ये ज्यादातर कारणों के लिए ये यूनिवर्सल फार्मूला बना हुआ है और इस फार्मूला का नाम मैंने रख दिया है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ट्रीटमेंट फॉर ऑस्टियोमलेशिया, यूनिवर्सल ट्रीटमेंट फॉर ऑस्टियोमलेशिया। मेरा ज्यादातर फार्मूला में यूनिवर्सल आता है क्योंकि बहुत सारे कारणों के लिए ट्रीटमेंट सेट रहता है, इसलिए मैं ऐसे फार्मूला को क्या करता हूँ, यूनिवर्सल नाम दे देते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के मन में कुछ डाउट होगा ऑस्टियोमलेशिया से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। 10:35 हुआ है, 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट लूंगा मैं, ज्यादा नहीं दूंगा। 5 लोग हाथ दिख रहे हैं सामने में, 5 लोग ही पूछ लीजिए, 6 लोग हो गए। पंडित जी, सबका माइक हटा दीजिए।
सबसे बारी बारी पहले से पूछना। सर, सबसे पहले इनको अवार्ड दे दीजिए, रितु जी का। हमेशा हर सत्र में सबसे पहले ही आकर रहता है। हाँ? सही में। चलिए पहला ट्रॉफी नहीं को देते हैं। राम रितु राम जी को सर। दे। राम राम। सर जो नालायक बोलिए। बच्चे होते हैं ना वो सबसे आगे बैठते हैं, चाहे हाँ, पता चले चाहे नहीं, लेकिन आगे बैठ जाते हैं बस। समझदार बच्चे आगे बैठते हैं, और जिनको कुछ नहीं मालूम है वो जानबूझ के पीछे बैठते हैं ताकि मेरे से सर न पूछे। चलिए। ठीक है सर। सर जैसे आप कहते हो कि थायराइड वाले पेशेंट को भी ये मतलब प्रॉब्लम हो सकती है ना, इसका एक थायराइड में जब अगर थायराइड बिगड़ेगा ना तो हाँ जी। कैल्शिटोनिन हार्मोन है ना, वो प्रॉपर रिलीज नहीं होगा। ओके। क्योंकि थायराइड का मतलब सिर्फ T3 T4 हार्मोन तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि हाँ इसमें जी। एक और हार्मोन बनता है कैल्शिटोनिन, वो भी बिगड़ जाएगा, वो उनका भी प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा। और जब कैल्शिटोनिन रिलीज नहीं होगा तो ब्लड में कैल्शिटोनिन की कमी की वजह से कैल्शियम हड्डी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ठीक है। डॉक्टर तो T3 T4 और TSH का ही टेस्ट करवाते हैं हमेशा। हाँ, वो किसी और प्रॉब्लम के लिए करवाते हैं, मगर बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम में कैल्शिटोनिन चाहिए। अच्छा जी। और ठीक सर है। जो डेंसिटी आपने चेक करने के लिए बताया कि मतलब वो डेक्सा डेक्सा बीएमडी। स्कैन। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बीएमडी टेस्ट जो आप बोल रहे हो कि काला काला शो होता है उसमें कलर, तो जो आए के पेशेंट होते हैं उनकी हड्डियां भी बहुत कमजोर होती हैं, उनके भी कैल्शियम जैसे नहीं बनता ज्यादा। हाँ, तो कालापन ना कई अलग अलग कंडीशन में आ जाते हैं, अगर जहां जहां पर कालापन दिख रहा है ना वहां पर हड्डियां बहुत कमजोर है, अच्छा जी। ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। ओके। सर थायराइड वाला हाँ पेशेंट की भी हड्डियां कमजोर होती हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, कैल्शियम आप हो ज्यादा लो, तो वो भी ये टेस्ट करवा सकते हैं। है, करा सकते हैं। जैसे काफी टाइम से दवाई खा रहे हैं तो उनको नहीं फर्क हाँ पड़ जी, हाँ रहा है। जी। हाँ, चेक करा सकते हैं। ये ब्लड टेस्ट होता है। हाँ, ब्लड में टेस्ट होगा ना, थायराइड टेस्ट होता है, थायराइड फंक्शन टेस्ट है ना, ब्लड से टेस्ट होगा। उसमें बीएमडी भी हो जाएगा। हाँ, बीएमडी के लिए अलग से स्कैन करना पड़ता है। ओके सर, ये स्कैन उनको होती है। बोलते हैं डेक्सा। हाँ, डेक्सा स्कैन बोलोगे ना तो करके देगा वो। जहाँ पर आपका ना MRI CT स्कैन होगा ना, वहां पर डेक्सा स्कैन भी होता है, आप उनसे पूछ लेना। एक्चुअली मैं 2007 से थायराइड की टेबलेट खा रही हूँ, तो मेरा दिल कर रहा है अब मैं उसको छोड़ दूं, तो लेकिन अच्छा जब अभी अच्छा। टेस्ट करवाया था तो T4 202.12 था, तो ये काफी बढ़ा T4 हुआ था। थायरॉक्सिन बढ़ा हुआ है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। और TSH लेवल? वो 0.5 है। ये तो नॉर्मल है फिर। हाँ जी, और तो T3 फिर था आपको टू हाइपो ने पॉइंट फिर आपको नाइन हाइपो नहीं है, आपको तो हाइपर है। हाँ जी, पहले हाइपो था लेकिन अब कुछ टाइम से जब मैं अपना ट्रीटमेंट ले रही हूँ तो ये हाइपर हो गया। हाइपर हाइप हो गया है। हाँ जी। हाँ, तो इसके उन्होंने 125 डीसी मतलब 125 की टैबलेट लगा रखी है थायरॉक्स की। ये तो हो सकता है ना कि वो मेडिसिन की वजह से वो हाइपर हो गया हो। अ, हाँ जी, पहले मैं ज्यादा थायरॉक्सिन ले भी, रही थी। थायरॉक्सिन अब मैं देखो ना, ये तो ब्लड में बढ़ा है ना, हाँ जी। ब्लड में बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना, मेडिसिन जो खा रहे हैं वो तो ब्लड में है ना। जब हाँ टेस्ट जी। कराएंगे तो ब्लड में बढ़ा हुआ दिखाई देगा, जरूरी थोड़ी ना कि वो थायराइड ग्लैंड जितना बना रहा होगा। हाँ, लेकिन मेरी बॉडी में भी चेंजेस आ रही हैं, वेट बढ़ रहा है जबकि कम होना चाहिए। तो मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी हो सकता है ना। हाँ जी, मैं उसको छोड़ना चाहती हूँ, तो आप मेरे को ना हाँ, एक बार छोड़ दी, ट्रीटमेंट। आप छोड़ दीजिए और आप ट्रीटमेंट चालू करवाइए। ठीक है, आप पंडित जी को बता दोगे तो हाँ डाल जी, हाँ जी, देंगे। पंडित जी, आप ना अपना केस हिस्ट्री भेज दीजिए, क्या क्या है पंडित जी को भेज दीजिए, जो भी ग्रुप में है कोई भी बता देगा, ये ग्रुप में ना कितने सारे लोग बैठे हैं, सब इतना टैलेंटेड हो गए हैं अभी कुछ दिन में स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड कि वो लोग आंख बंद करके आपको ट्रीटमेंट बता देंगे। ओके, थैंक यू सर। सब क्योंकि मैं शिक्षक खुद बन से चुके हैं अपना आजकल। और आप पहले मैं लोगों के लिए खुद तो ठीक होना शुक्रवार चाहती का, हूँ। हाँ जी, शुक्रवार का दिन आप लोगों के लिए है, हर कोई शिक्षक है, ये आप लोग ठान लो, और आपको कम से कम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का लेक्चर आपको लेना ही है, आपको नॉलेज लेना है। ठीक है, शुक्रवार का। थैंक यू सर। हाँ जी। चलिए अभिषेक नेक्स्ट। भैया, अभिषेक भैया नागपुर से। करोड़पति जी। नमस्ते नहीं सर, सर, नमस्ते। अरबोपति जी अरबोपति नमस्कार। सर।
सर ये तो बहुत आपने अच्छी बात बोली कि सब लोग बहुत होशियार हो गए हैं और टीचर बन गए हैं। जितना पढ़ते जा रहे हैं उतना ही और तकलीफ होती जा रही है विषय को समझने के लिए। देखो, और जितना जितना सागर में डुबकी लगाएंगे, वो डूबते ही नए जा रहे नए हैं सर। चीज तो नए नए चीज मिलेंगे, और बहुत सारे ऐसे चीज है जिसे हम लोग भूल भी जाएंगे। हाँ, जितना हाँ, पढ़ते जा रहे कंफ्यूज हैं हो जाते हैं। उतना ही भूलते भी जा रहे हैं। जी। सर मेरा ऐसे एक क्वेश्चन है कि देखो अब क्वेश्चन ही भूल गया मैं। ये जो आपने बताया था कि वो मेडिसिन से वो ब्लॉक हो जाते हैं, चैनल ब्लॉक हो जाते हैं। कोर्स कोर्स कोर्स, हाँ, हाँ, पोर्स चैनल पोर्स ब्लॉक हो जाते पोर्स। हैं। हाँ, तो फिर उसको कैसे ओपन करेंगे सर? ब्लड सप्लाई बढ़ाइए, मेडिसिन साइड इफेक्ट को पहले दूर करने के लिए ट्रीटमेंट दो, इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट दो, हाँ और अच्छे तरह से वहां पर उस एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ाइए पेट में, ताकि वो हाँ, मोशन के थ्रू वो कचरा निकल जाए। लूज मोशन करवाओ, लूज मोशन। ठीक है सर। अच्छा, अभी हाँ, आपने बताया कि आश्रम में हम 3 रमन इंटू आगे 9 रमन तक देते थे। इसका क्या फायदा सर, 9 रमन देने वो का? वो पेट में पहले तो पेरिटोनियम को सेट करने के लिए देते हैं, पहला लॉजिक ये है। और अमन देने से पेट में ना रक्त संचार बढ़ता है, तो ज्यादातर पेशेंट इसी से ही उनको रिलीफ हो जाता था, ज्यादा रामन देने से। ठीक है सर। तीसरा हाँ, सवाल है, अभी आपने जो यूनिवर्सल ट्रीटमेंट बताया ऑस्टोमलेशिया के लिए, उसमें लीवर सेट बताया, उसके बाद में न्यू स्टार मॉडिफाइड बताया, उसके बाद में ये तो सर बहुत ही पावरफुल ट्रीटमेंट बन जाएगा। लीवर सेट तो ऑलरेडी बहुत पावरफुल ट्रीटमेंट है। हाँ, है ना, तो इसलिए तो आपको पावरफुल बनाना है ना, किसी के सामने आपको ट्रीटमेंट तो सर पूछने की जरूरत ना बने। ये कितने दिन या तो मेरे को लग रहा है ये एक दिन से ज्यादा तो दे ही नहीं सकते। लीवर सेट तो वैसे ही बहुत खतरनाक ट्रीटमेंट है। तो इसमें आपको माइल्ड दिया है ना जी, माइल्ड है ना, पूरा फुल थोड़ी ना है। 10 NS लीवर है, 22 फिंगर लीवर है, 1 पॉइंट लीवर है, इंटू 3 ट्रीटमेंट है। अच्छा, माइल्ड वाला देना है। हाँ जी। ठीक है। अच्छा सर, हाँ। मेरे को बताइए, जब लॉन्ग ड्यूरेशन से कोई मेटाबॉलिक डिसीज हो जाती है, समझ ले हम्म। 20-25 साल हो गए थायराइड को, 20-25 साल हो गए डायबिटीज को, और हम्म। अपना, तो अब क्या अपन करें कि उसमें रिकवरी हो? क्योंकि अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया, बोन ज्यादा ही डिजनरेट हो चुकी है, पेट भी सेट करना मुश्किल है अब तो शरीर को भी बीमारी की आदत लग चुकी है। फिर कैसे वो उसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाए सर? ट्रीटमेंट अब दो, सबसे पहली बात ना, उनका मेडिसिन साइड इफेक्ट हटाओ। ठीक है, मेडिसिन साइड इफेक्ट हटाओ, और मेटाबॉलिक सुधारते सुधारते ब्लड सप्लाई की मात्रा बढ़ाओ पूरे शरीर में। बस इतना ही करो, बाकी ज्यादा चीज ऊपर को मत देखो, पहले रूट को देख लो। जितना ज्यादा आप रूट को सिंचन करोगे ना, उतनी प्रॉब्लम ठीक होता जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट। हो गया जी, 43 हो गया, 10 43 हो गया। सर एक छोटा मेरा है। हाँ जी, बोलिए। अगर कोई पेशेंट मल्टीपल प्रॉब्लम्स के साथ आता है, जैसे बीपी भी है या कॉन्स्टिपेशन भी है या कोई और प्रॉब्लम भी है, साथ में ये ऑस्टोपेनिया या ये सब चीजें भी हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम है, तब हम क्या करेंगे उस सूरत में? हम हाँ, इसके लिए आपको सब केस हिस्ट्री लेना पड़ेगा, प्रायोरिटी, फिर उनके लिए प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। और प्रायोरिटी जब सेट करेंगे ना, तो उनके सिद्धांत को भी फॉलो करना पड़ेगा। इनमें ऑब्स्ट्रक्शंस है, कि मेटाबॉलिक है, कि मिनरलाइजेशन की वजह से है, कि न्यूट्रिशनल है ना, फिर जेनेटिक है। इन सब कारणों को ध्यान में रख करके उनको ट्रीटमेंट सेट करेंगे। जी ठीक है। और जब तक पूरा प्रॉपर केस हिस्ट्री नहीं आएगा ना, तब तक उनको सिद्धांत में ट्रीटमेंट को सेट करना पाना मुश्किल जाएगा। जी तो एक बार ना सर पूरा केस हिस्ट्री आ जाए। हाँ जी, बोलिए। सर ये ऑस्टियोपोरोसिस और ये डीजनरेशन, हाँ, ये दोनों एक ही चीज है या तो दोनों में मैंने पहले बताया था, डिजेनरेशन का मतलब किसी भी पार्ट का पूर्ण रूप से बना न बन पाना। ठीक है। अब मान लीजिए आपको 1 रुपया की जरूरत है डेली, और आपको मैं रोज 90 पैसा दूंगा, तो एक दिन में 10 पैसा का नुकसान हो गया, एक महीना में कितना नुकसान हो जाएगा? यही डिजेनरेशन है। जो बनने की प्रवृत्ति है ना, वो प्रॉपर नहीं बन पाता, उनमें कमियां आ जाते हैं, बनावट में कमियां आ जाते हैं, वही डिजेनरेशन है। तो ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है, वो भी तो कमियां है ना। हाँ तो ऑस्टियोपोरोसिस एक रूट है, अब उनके कई सारे रूप है डिजेनरेशन के, जिनमें से हाँ एक ऑस्टियोपोरोसिस है। ठीक है, एक ही है। जैसे मैंने अभी ऑस्टियोमलेशिया बताया,
ऑस्टियोमलेशिया के कई सारे रूप है, रिकेट्स है, बोलेक्स है, नाकनी है, स्coliosis है, लॉर्डोसिस है, ये मैंने बताया। और इनका रूट क्या है? ऑस्टियोमलेशिया। उसी प्रकार डिजनरेशन के भी कई सारे रूप है, ठीक है, जिनमें से एक ऑस्टियोपोरोसिस भी है। तो सर इसमें ये 1 थायराइड पे 9 सेकंड ये देनी है, फिर ऑस्टियोआर्थराइट देना ये है, देना है, देना है। ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट चलेगा ये इसमें डिजनरेशन में भी? डिजनरेशन में ऑस्टियोपोरोसिस के भी चलेगा, डिजनरेशन के अलग अलग रूप है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जो जिम्मेदार कारण है ना, उन कारण को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट देना। और मैंने अभी ट्रीटमेंट बताया ना ऑस्टियोमलेशिया, हाँ बताया कि नहीं अभी? हाँ होता है। ऑस्टियोपोरोसिस अपने आप में ऑस्टियोमलेशिया के ही रूप है, तो आप ये पूरा ट्रीटमेंट ऑस्टियोमलेशिया वाला दे दीजिए ऑस्टियोपोरोसिस में। तो फिर ऑस्ट्रोपेनिया, ऑस्ट्रोपोरोसिस और ऑस्ट्रोमलेशिया, तो इसका स्टेजेस कैसे जाएगा? क्या बोले? जैसे ऑस्ट्रोपोरोसिस का प्रायर स्टेज इज ऑस्ट्रोपेनिया, पीनिया, हाँ हाँ, और ऑस्ट्रोमलेशिया, तो ये तीनों के माने जैसे हम लोग उसको ये करेंगे तो वो पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, ऐसा आएगा क्या उसमें? देखो, सबसे ऑस्टियोपेनिया का मतलब पहली बात तो ऑस्टियोपेनिया की वजह से आया है, ये एक फैक्टर है। हाँ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम की वजह से नहीं आया है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक अलग चीज है, ऑस्टियोपेनिया अलग चीज है। आप ब्लड के माध्यम से ही न्यूट्रिशन जाएगा, यानी कि हो सकता है कि ब्लड सप्लाई सही है मगर उस ब्लड सप्लाई के सही होने के बाद भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, हाँ ठीक है, एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है? आप किसी भी पार्ट को प्रॉपर ब्लड ही नहीं मिल रहा है, एक तो ब्लड सप्लाई की कमी, और फिर दूसरा मिनरलाइजेशन की कमी, पूरा फैक्टर की कमी समझ लो, क्योंकि ब्लड के माध्यम से ही न्यूट्रिशन जाएगा, मिनरल जाएगा, विटामिन जाएगा, हार्मोन एंजाइम सब ब्लड के माध्यम से पहुंचता है। जब ब्लड ही नहीं पहुंच रहा है तो बाकी चीज की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। तो फिर वो तो एवीएन वहाँ, में जैसे आप बता रहे हैं वैसे, तो एवीएन में हाँ वही है जी, कि वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रहा है। हाँ जी, तो ऑस्टियोपेनिया का ट्रीटमेंट चलेगा, वहां पर ब्लड सप्लाई बढ़ाने वाला ट्रीटमेंट चलेगा, बाकी फैक्टर बाद में देखना। ओके सर ठीक है। कोई KLUG है जो बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लीज उनका भी रिप्लाई कर दो। बोल जी, कहाँ पर है जी? उन्होंने काफी सारे वो लेग्स के लिए राइट लेग, राइट साइड पे। पूछिए, कौन पूछ रहे हैं जी? नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। सर ये जो 16-17 साल के बच्चों में नी ट्विस्ट हो जाता है चलते हुए या गेम खेलने के बाद, जैसे खड़े होते हैं वॉक करते हुए, सर ये भी लचीली हड्डियों के कारण होता है? नहीं नहीं, वो हड्डी की लचीली नहीं है, वहां का मसल्स कमजोर है, लिगामेंट कमजोर है। जी हाँ, तो सर लिगामेंट को एसिड स्ट्रेंथ देने के लिए ट्रीटमेंट देना है। सर इनमें एसिड ज्यादा रहता है। हाँ, एसिड बढ़ गया होगा या मिनरलाइजेशन कमी होगा, जो मसल स्ट्रेंथ के लिए जो जरूरी जो हाँ प्रोटीन होता है उनमें कमी हो सकता है, कई सारे फैक्टर है मसल्स के कमजोर होने के। जी, तो सर उसमें पेट के साथ साथ विटामिन वाले ट्रीटमेंट भी देने हैं? हाँ, मिनरल्स विटामिन वाला ट्रीटमेंट चलेगा। जी सर। हाँ, और एक भाई है बार बार पूछ रहे हैं कि किसी को बो लेग हो गया है राइट साइड के पटेला के नीचे बो लेग है, हाँ। मतलब राइट साइड के पैर में बो लेग है, तो उसका क्या हाँ। ट्रीटमेंट फॉलो अप करना चाहिए? बहुत बार, कम से कम सैकड़ों बार मैसेज डाल चुके हैं। ब्लॉक कभी कुछ नहीं करना है, जो ट्रीटमेंट बताया ना यूनिवर्सल ट्रीटमेंट आप पूरा दे दीजिए, ठीक है। इसमें ब्लॉक करने वाला चीज नहीं है, जितना फार्मूला बताया ना यूनिवर्सल फार्मूला में वो पूरा जायज है उसके लिए। नहीं, वो फॉलो बोल रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट क्या फॉलो करना चाहिए, मतलब वो ट्रीटमेंट क्या चाहिए उनको फुल मिला जुला के? राइट साइड का बो लेग है, राइट हो चाहे लेफ्ट हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला है। यहाँ पर एसिड एल्कली निर्भर नहीं करता, ठीक है ना। आपने अगर म्यूकस जीरो चेक किया है, राइट में बो लेग है और उधर म्यूकस जीरो में दर्द है, तो आपको एसिड ट्रीटमेंट ही देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर एल्कली बढ़ने की वजह से वो लोग तो नहीं के बराबर है। आज तक तो कोई केस देखे ही नहीं है हमने, मैक्सिमम सब 99.9% जितना भी पेशेंट हमारे पास आए हैं सब म्यूकस जीरो वाला दर्द, एसिड बढ़ने वाला दर्द, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल फार्मूला दिए हैं आप वो पूरा सेट दीजिए, और इसमें अगर फिजिकल पॉइंट देंगे तो फिजिकल पॉइंट में आप प्रदीप पॉइंट दीजिए, एटी का सेटिंग भी है ना फॉलो करना, और प्रदीप पॉइंट भी फॉलो करना,
सर सर, बोल सर सर बोल दो लोगों को बोल पहले एक में ट्रीटमेंट अपन ले लेंगे सर। प्रदीप नहीं दे सकते ना, नहीं नहीं, प्रदीप तो देते हैं हम लोग। तो बोल एक में 2 प्रकार के प्रदीप है, एक हाँ, उल्टा प्रदीप भी है। उल्टा प्रदीप देना पड़ेगा। उल्टा प्रदीप देना पड़ेगा। हाँ बराबर, बस वो बराबर। ठीक, सर नेक्स्ट। दो लोगों के केवल ले लीजिए ना, इसके बाद मत लीजिएगा। प्रवीण गोभी जी हैं और अनीता जायसवाल जी। प्रवीण जी बोलिए। जो आज तक सवाल का जवाब जिनको नहीं मिला, आप उनका नाम ले लीजिए ना। बहुत कंप्लेंट आ रहे हैं आजकल, मेरा सवाल का जवाब नहीं देते हैं। ऐसा कौन है? वो उन्हीं लोग को आगे करिए, पूछने वाले तो हर बार पूछते हैं। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो सर। सिंधु जी बोलिए। सर एक बच्चा है 5 साल का, वो सर चलते चलते अचानक गिर जाता है, दौड़ता है तो गिर जाता है, और थोड़ा सा नी लॉक भी हो रहा है। तो सर वो हड्डी नरम ही होगी ना सर उसकी? नी लॉक हो गया है ना? हाँ सर। ये जो नी है ना, पीछे जाता है, वो नी पीछे जाता है ना, उनको बोलते हैं ल्यूको डिस्ट्रोफी या ल्यूकोमलेशिया। ये ब्रेन का प्रॉब्लम है, ठीक है, नर्व का प्रॉब्लम है। हाँ, नर्व कोऑर्डिनेट नहीं करता है, तो ऐसे कंडीशन में इनके लिए अलग ट्रीटमेंट होगा। जी सर, क्या देना चाहिए? ठीक है, ल्यूको, ऐसे प्रॉब्लम को ल्यूको डिस्ट्रोफी बोलते हैं। अच्छा सर। हाँ, तो ल्यूको डिस्ट्रोफी के लिए आपको ट्रीटमेंट भेजूंगा, आप मुझे ना मैसेज कर देना। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था सर। प्रकाश को बोलो यार, फोन ना करे। अच्छा हाँ सर, एक मिनट रुकिए, मैं बता रहा क्यों फोन कर रहा आपको। मुझे भी कॉल आ रहा था, मुझे भी कई बार कॉल आया, मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं बन पा। सौरभ जी अगर है तो आप रिकॉर्डिंग बंद करिए ना, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। पंडित जी मैं होस्ट नहीं हूँ आज का। अच्छा रुकिए, मैं बना रहा हूँ, पहले आपको बंद करिए ना, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। बार बार इससे जो डिजेनरेशन होता है ना, इससे हड्डी बोन लॉस होता है ना सर, फिर हमको बोन लॉस होता है। फिर ऑस्टियोमालेशिया में ये अनिल शर्मा ट्रीटमेंट, जो एसी ट्रीटमेंट और ये हेपारिन में जो 6 एरिया हम देते हैं, इससे बोन लॉस होता है।